हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मास्टर टीचर दिवाकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदांतु जेईई एडीजी चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के पीवाईक्यूज और 2024 में आ चुके हैं। हर शिफ्ट के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू मिल पाए और आपको पूरी ट्रेजेक्टरी मिल पाए कि किस तरह का पेपर आता रहा है और किस तरह का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग डेज में। तो अपकमिंग डेज में आपका एग्जाम है, आपको एक होलिस्टिक रिविजन चाहिए जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, सारे के सारे फॉर्मुलाज कवर हो जाए। एज फार एज चैप्टर का इंपॉर्टेंस कंसर्न है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। लो बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट टाइप का है, आप इसको स्कोर जल्दी कर सकते हो और इसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मुलेज याद हैं और आपको उनको अप्लाई करना आता है तो ये चैप्टर से आप मार्क लूज नहीं करोगे। तो आज के सेशन में हम 39-40 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन जो है बना सकते हो। तो अब यहाँ पे आप एक बात समझो कि हमारे यहाँ पे एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा ये है कि आपको ये बता सके कि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सो दैट आपको ऐसा सरप्राइज ना मिले जब आप पेपर देने जाएं, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर आपका कैसा आएगा। और दूसरी बात यह है कि हम देखेंगे कि कौन सी अप्रोच ऑप्टिमम थी, किस अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जेई क्या सोचता है जब वो आपका क्वेश्चन बनाता है और किस तरह से आप भी जेई की तरह सोच सकते हो और आप भी क्वेश्चन बेसिकली बना भी सकते हो और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आप सोच भी सकते हो। तो इस सेशन के बाद आपको कुछ और प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। बस मेरी आपसे गुजारिश इतनी सी है कि जब आप इस सेशन को कवर कर लें, आप इसको ठीक से सीख लें, तो इसके बाद एग्जाम से पहले एक बार आप इस पीडीएफ को देख के चले जाइएगा और आपको आइडिया लग जाएगा सारा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द सेशन। तो यहां पे हम देखते हैं जो हमारा पहला सवाल है, तो थोड़ा हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है बच्चों, आप देख सकते हो कि अ रियल गैस विद अ क्लोज्ड chamber at 27 degrees Celsius undergoes the cyclic process as shown in the figure. The gas obeys, right, to PV to the power 3 is equal to RT equation for the part AB. The net work done in the complete cycle is. तो अब आप यहाँ पे समझो, पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि किस इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं बच्चों कि हमारे पास मान लो जो सिचुएशन गिवन है इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो है ये हमें निकालना है। अब वर्क डन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता है, पीडीवी होता है, उसके बाद आपका आइडियाबैटिक के लिए अलग फॉर्मूला आता है, कोई प्रोसेस गिवन है उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है, उसके बाद आइसोबारिक के लिए अलग फॉर्मूला आता है, आइसोकोरिक के लिए 0 आता है। तो इस तरह से वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट होते हैं। तो जैसे वर्क डन का क्वेश्चन आया तो आपको केवल इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं देखना है कि वर्क डन का एक सवाल है और उसको किसी तरह से मुझे सॉल्व कर लेना है। आपको इसको सोचना ऐसा है कि वर्क डन का ये सवाल है तो क्या वर्क डन होता है आइसोथर्मल के लिए, ये भी याद करने की कोशिश करनी है। क्या वर्क डन होता है आइसोबारिक के लिए, वो भी याद करने की कोशिश करनी है। क्या वर्क डन होता है एडियाबैटिक के लिए, वो भी याद करने की कोशिश करनी है। क्या वर्क डन होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए, वो भी याद करने की कोशिश करनी है। तो इसके साथ क्या होगा कि आप एक सवाल सीखोगे उसके साथ आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट भी कर पाओगे जो दूसरे चैप्टर्स बेसिकली दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो क्या है कि वर्क डन हमें निकालना है यहाँ पे, है ना। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, वर्क डन। और यहाँ पे प्रोसेसेस कितने गिवन है, यहाँ पे प्रोसेस आप देखोगे तो एक प्रोसेस तो ये वाला है आपके पास, ठीक है, एक प्रोसेस आपके पास ये वाला है। अब थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले C2A है ना, C2A एक प्रोसेस है ना, C2 एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की खास बात क्या है कि उस प्रोसेस के लिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा भाई, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये बात हमें समझ में आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो A और B का प्रोसेस है वहां की इक्वेशन आपको गिवन है, वहां की जो इक्वेशन है A और B की वो आपको गिवन है। तो अगर आप इक्वेशन को देखोगे बच्चा तो इक्वेशन आपको गिवन है PV to the power 3 इज इक्वल टू RT। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देंगे PV to the power 3 and that is equal to RT। ये हमारी इक्वेशन गिवन है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ा तो सीधे सीधे वर्क डन नहीं निकल सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस के एसोसिएटेड जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है आपका B2C वाला प्रोसेस, उसमें आप देख सकते हो कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस आपको गिवन है। यहाँ पे आपको कितने प्रोसेसेस गिवन है, 3, और तीनों का जो वर्क डन है वो डिफरेंट तरीके से करके हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी साइकिल का क्वेश्चन आए या फिर कोई ग्राफ है, क्लोज कर्व है, तो इसमें आपको क्या है कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस पे भी ध्यान देना है। इंडिविजुअल प्रोसेसेस पे ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगी और गलती हो जाएगी तो मार्क्स लूज कर जाओगे। तो यहाँ पे वर्क डन में 3 पार्ट आएंगे। पहला वर्क डन में जो पार्ट आएगा वो पार्ट है आपका आइसोकोरिक वाला पार्ट है, आइसोकोरिक वाला पार्ट है। तो आइसोकोरिक वाले पार्ट में तो वर्क डन आपका 0 होता है, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि जब डीवी ही 0 हो गया तो पीडीवी तो 0 होना ही होना है।
आइसोकोरिक की कंडीशन क्या है? आइसोकोरिक की कंडीशन ये है कि डेल्टा वी जीरो होना चाहिए और उसके साथ साथ डीवी भी जीरो होना चाहिए। तो यहां पे अगर हमें डीवी मिल गया है जीरो तो उसके बाद वर्क डन निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा भाई, दूसरा वाला जो प्रोसेस है, दूसरे वाले प्रोसेस में क्या है कि हमें वर्क डन अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन पीडीवी वर्क डन होता है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सा प्रोसेस है ये। तो इस प्रोसेस में आप ऐसे ही करके कुछ भी सॉल्व मत कर देना, प्रोसेस का आपको देखना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, पॉलीट्रॉपिक वाला रिजल्ट निकाल देंगे फिर जीरो आ जाएगा रिजल्ट, वो नहीं करना है। प्रोसेस के हिसाब से पीडीवी निकालना पड़ता है, ये गलती मत कर देना। तो पीडीवी अगर निकालना है तो यहाँ पे पी एक डिफरेंट वेरिएबल है, वी एक डिफरेंट वेरिएबल है, तो इन दोनों को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी चाहिए होगा वी के फॉर्मेट में। तो अगर हमें पी चाहिए वी के फॉर्मेट में तो बच्चा लोग देखो क्या है, पी वी क्यूब इज इक्वल टू आर टी है। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, आर टी डिवाइडेड बाई वी क्यूब है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे रख दूं तो क्या पूरा का पूरा फंक्शन वी में हो जाएगा? हाँ, पूरा का पूरा फंक्शन वी में हो जाएगा। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है दूसरे प्रोसेस के लिए, मतलब ए टू बी है शायद वो पॉइंट, हाँ ए टू बी वाले के लिए निकालना है, तो वर्क डन फॉर ए टू बी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आर टी डिवाइडेड बाई वी क्यूब एंड डीवी। अब इसके इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेगा, किससे वर्क डन निकलेगा, इसके इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेगा। अब बच्चे पूछेंगे सर इसकी लिमिट बता दोगे क्या? तो लिमिट देखो बच्चा, यहां से आप देख सकते हो लिमिट आपकी 2 से 4 तक जा रही है। आपको ग्राफ फिर से जूम करके दिखा देता हूं। ये जो आप लिमिट देखोगे वी की कहां से कहां तक है, वी की लिमिट है 2 से लेके 4 तक की। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑफ द प्रोसेस ए भी आ जाएगा। तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस तो जीरो हो गया, दैट मींस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए वो तो जीरो हो गया, और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में हमने निकाल लिया है। तो ये हमने ए सी वाला लिख दिया और ये वाला हमने ए बी वाला लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चे को पता है ना, इंटीग्रेट करना इसको कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं इसको, तो यहां पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, आर टी बाहर लिख दो, लिमिट्स लिख दो 2 to 4 है ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वी टू द पावर -3 डीवी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, -3 क्या है, हमारी पावर हो गई एन की फॉर्मेट में आ गया या एक्स टू द पावर एन की फॉर्मेट में। तो अब अगर इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन भी आ गया, तो यहाँ पे आर टी लिखोगे, उसके बाद वी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, और फिर यहाँ पे लिमिट्स आप पुट कर दोगे, कहां से कहां तक के लिमिट्स आ गई 2 से 4 तक की। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा वर्क डन आ जाएगा किस प्रोसेस का, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी तक का आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो फाइनल प्रोसेस है बच्चा, जो फाइनल प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस क्या है, फाइनल प्रोसेस है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। फाइनल प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक का यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे अवेलेबल है और ऊपर भी है शायद जगह अवेलेबल, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे जाके लिख लेते हैं। तो थर्ड जो प्रोसेस है हमारे पास, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस का अगर हमें वर्क डन लिखना है तो वर्क डन को लिखा जा सकता है पी डेल्टा वी। क्या लिखा जा सकता है, पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी अगर आप लिखोगे तो पी का वैल्यू आपको पता ही है, पी का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आप 10 लिख दोगे इंटू डेल्टा वी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो जो इंटीग्रेशन से वर्क डन आया हुआ है वो तो एक्सपेंशन का वर्क डन है, और जो आइसोबारिक से है वो कंप्रेशन का वर्क डन है। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो फिर से आप इस बात को समझिएगा कि तीन प्रोसेस से तीनों प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन निकालना है, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन हुआ है या फिर कंप्रेशन हुआ है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 225, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं। जैसे ही आप इंटीग्रेट करके वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालोगे तो वो आ जाएगा 225, और जैसे ही आप वर्क डन फ्रॉम ये जो आपका बीसी वाला पार्ट है, बी टू सी वाला पार्ट, ये आ जाएगा -20, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 205 जूल। तो 225 -20, सो दिस विल बी 205 जूल। अब अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो कमेंट में लिख देगा, तो मैं अगली बार से इंटीग्रेशन भी कर दिया करूंगा आपके लिए, सॉरी वैल्यू पुट करना भी, बट आई थिंक इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो वो कैलकुलेशन आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग का इशू है, इसलिए मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज पे, तो इसलिए मैं थोड़ा कम लिख पाता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको गिवन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप आर टी बाई वी क्यूब लिखोगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये डी वी होगा, डी डब्ल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन करके तुम्हारा रिजल्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। और जैसे रिजल्ट यहाँ तक पहुंच जाए आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, आर टी वगैरह की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। और जैसे ही आप पी डेल्टा वी करोगे तो -20 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका आंसर 205 जूल आ जाएगा। तो इसका जो प्रिंटेड वर्जन है एक बार आप इसको देख सकते हो, ऑल्दो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
यहाँ पे सेशन में हमारा मेन फोकस ये होगा कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना था और उसकी अप्रोच कैसे डेवलप करनी है वो अपने को सीखना है। उससे एडिशनल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी सीखना है। अब जैसे हो सकता था कि इसमें कोई एक आध प्रोसेस और भी ऐड कर देते, तो उस प्रोसेस के हिसाब से फिर आपको वर्क डन निकालना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व तो आया पीवी का क्यूब फॉलो करते हुए, फिर उसके बाद मान लो एक आइसोथर्मल दे दिया होता, तो उस केस में पीवी का क्यूब वाला अलग से निकालते, फिर आइसोथर्मल का अलग से निकालते, फिर ये प्रोसेस का निकालते, फिर आगे जाके वो वाला जो आइसो कोरिक वाला आपका है उसका निकालते, तो उन सबको फिर ऐड करना पड़ता। तो आपको ये देखना है बेसिकली किसी भी साइकिल में कितने प्रोसेसेस गिवन है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हर एक को आपको इंडिविजुअली देखना है और उसके बाद उसको वर्क डन निकालना है और सॉल्व करना है। अब जो बेस्ट तरीका है इसको सोचने का, आपको अर्जुन बनना है ना। जो अगर आप किसी एक प्रोसेस को देख रहे हैं तो आपको अर्जुन की तरह देखना है। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा था कि भाई वहां चिड़िया के पास क्या देख रहे हो, तो लोगों को दिखा चिड़िया दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और बहारें दिख रही हैं। तो अर्जुन को लेकिन क्या दिख रहा था, अर्जुन को दिख रहा था चिड़िया की आंख। तो जब आप एक प्रोसेस को देख रहे हो तो उस प्रोसेस को एकदम चिड़िया की आंख की तरह देखना है और उसके हिसाब से रिजल्ट लिखना है। ऐसे ही हर प्रोसेस को देख के फिर ऐड करना है, ठीक है। अगर आप उसको इस तरह से करते हो तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं है, आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। यहां पे बस मैं एक ही बात और बताना चाहूंगा कि जो रिजल्ट लिख रहे हो अगर आप इसको पॉलीट्रॉपिक समझ के कर दोगे तो वहां आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो उस तरह से करने की कोशिश ना करें। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास देखो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -78 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज के। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम गैस बिकम्स 2k। तो अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन में आप ये अज्यूम करते हो कि जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर कोई इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है। तो द टोटल एनर्जी दे हैव इज काइनेटिक ओनली एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एनक्लोज्ड in the container or the internal energy of the system that will only be associated with kinetic energy of the system। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमने निकाल ली है तो इसका मतलब हमने टोटल एनर्जी निकाल ली है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ऑफ मॉलिक्यूल्स इज -78 डिग्री सेल्सियस पे के है। तो 78 डिग्री सेल्सियस, पहली बात तो डिग्री सेल्सियस में हम ऐसा ही कैलकुलेशन नहीं करते हैं अपने फिजिक्स की, हम कैलकुलेशन करते हैं केल्विन्स में। हाँ डिग्री सेल्सियस और केल्विन आप दोनों में कर सकते हैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात है, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात है तो आपको इसको केल्विन में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर देखोगे इनिशियल कितना है। टेम्परेचर है -78 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको 78 + 273 करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 70 पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से कैलकुलेशन करना सिंपल ही है। 70 पहले सब्ट्रैक्ट कर दो तो 200 आ जाएगा, है ना। तो 203 उसमें से 8 और माइनस कर दो, समझ में आया। 203 उसमें से 8 और माइनस कर दो तो 195 आ जाएगा आपके पास ये रिजल्ट, ठीक है। अब एक बात समझो इस चीज को, तो 195 अगर आपके पास आ गया है केल्विन में रिजल्ट और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी को मुझे डबल करना है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को, तो मुझे टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर डबल करने का मतलब क्या है, -78 का डबल मत कर देना, तो आपको डबल किसका करना है, 195 का डबल करना है। तो 195 का अगर डबल करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर जो आ जाएगा वो 195 × 2 आ जाएगा, और 195 × 2 कितना होता है, 390 होता है। ठीक, सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट आंसर हमारा किसमें दे रखा है, आंसर हमारा डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे आंसर हम छोड़ दें, नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे हम क्या करेंगे, इसको वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। और ये तो मेरे बच्चों को मतलब फिंगर टिप्स पे है कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं भाई कि टेम्परेचर फाइनल इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 390 - 273। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया भाई, तो 390 100 हो गया, तो 290 117, ये हमारा आंसर आ गया डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ पे सवाल हो गया खत्म। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, यहाँ पे बस आपको पता ही होना चाहिए था कि जो टेम्परेचर आप देते हो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली है ना, और कोई एनर्जी वहां पे नहीं है। तो टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि भाई कितनी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। एक बार टेम्परेचर का वेरिएशन आपको पता चल गया काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो आप उसको रिलेट कर देंगे और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया 117 डिग्री सेल्सियस। आप इसका थोड़ा देखना चाहो तो इसको आप देख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है ना, बेसिकली आपका NCV डेल्टा टी की फॉर्म में। अब उसमें फिर टेम्परेचर का वेरिएशन दे दिया है, 195 आ गया, फिर उसको डबल करना है, 390 आ गया, फिर उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 117 आपका फाइनल आंसर आ गया। आसान सा सवाल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था इसमें, बस आपको इतना याद होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि भाई जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा लोग पार्टी में डांस करेंगे।
तो जितना ज्यादा डांस करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो यहाँ पे यही बता रहे थे कि भाई 78 डिग्री सेल्सियस पे कितना डांस कर ले जाते पार्टिकल्स, और उसको डबल कर दोगे तो कितना डांस करेंगे पार्टिकल, उसी का रिलेशन यहाँ पे निकालना था। अगला जो हमारे पास सवाल आ चुका है वो सवाल है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, हाँ आइडियल गैस गामा होगा शायद ये, हाँ 1.5 इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर्स टू 4 लीटर्स द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू द फाइनल प्रेशर इज। तो यहाँ पे देखो क्या है, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, और चेंज किस में दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है। अब यहाँ पे किस बच्चे को नहीं पता होगा कि पीवी टू द पावर गामा एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है, हर एक बच्चे को पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, गामा की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, गामा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.5, और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमें पता है और गामा की वैल्यू भी पता है, तो पी और वी में रिलेशन निकालना तो बच्चों वाली बात हो गई ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, P1 V1 टू द पावर गामा दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। अब P1 यहाँ पे क्या है, P1 नहीं गिवन है, निकालना है रेशियो, तो हम क्या करेंगे P1 बाई P2 लिख देंगे, P1 बाई P2 लिख देंगे यहाँ पे V2 बाई V1 टू द पावर गामा, खत्म। अब देखो जो गामा की वैल्यू है वो कितनी है 1.5 है, तो 1.5 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, रूट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये माइनस तो नहीं करना पड़ेगा अपने को, V2 बाई V1, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1.5 है, तो इसको 1 समझना इस बात को, यहाँ पे बहुत ट्रिकी होने वाला है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 1, और इसके साथ क्या लिख सकते हैं V2 बाई V1 टू द पावर 0.5, जिसको हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, जैसे हमें वैल्यूज क्या गिवन है, 4 लीटर एंड 5 लीटर गिवन है ना, तो 5 लीटर पहले है और 4 लीटर बाद में हो जाती है, तो इसका मतलब V2 कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 4 बाई 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 बाई 5 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो कि 4 का रूट लेंगे तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा न्यूमरेटर में, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नीचे क्या है भाई 5 है और यहाँ पे रूट 5 है, तो 5 रूट 5 आ गया। अब देखो यहां से कोई आंसर मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो फिर से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी, जेई को तुम्हें ऐसे एलियन चीज थोड़ी पूछ ले रहा है, एकदम बेसिक सी चीज पूछ रहा है। अब एडियाबेटिक गैस की इक्वेशन में नहीं याद है तो इसका मतलब सो ही रहे हो, फिर उसको याद करो बढ़िया से, और अगर इक्वेशन याद है तो फिर सवाल में कुछ नहीं था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो लीटर वगैरह को कन्वर्ट करने लग जाएंगे, तो आपको नहीं करना है। कभी भी रेशियो का सवाल आए और आपके पास यूनिट डिफरेंट भी गिवन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फैक्टर आप इंट्रोड्यूस करोगे कन्वर्जन में वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करें, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बट वो सजेस्ट मैं नहीं करूंगा करना। ऑल्दो जब आप टेम्परेचर कैलकुलेशन कर रहे हैं और डिग्री सेल्सियस वगैरह में गिवन है तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि वहां पे रेशियो लेने पे आपको 273 ऐड करना पड़ता है, वहां पे प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं होता है, तो इसलिए डिवाइड करने पे कैंसिल भी नहीं होगा। तो यहां पे ये हमारा किसका हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए जनरली भी आप देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से हेजिटेंट होते हैं कि यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जा रहा है, गामा वामा आ जा रहा है, तो इसलिए उनको भी पता है कि आप इसमें थोड़ा सा हेजिटेंट फील करोगे। बट एक बात देखो कि आप क्या कठिन है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस को ढंग से पढ़ना है और उस पर सवाल भी करते हैं, तो आप कर ही रहे हैं आज, बस इसको रिवाइज कर लेना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपकी गलती नहीं होगी पेपर में। अगला हमारे पास जो सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। तो ये सवाल नंबर 3 है, अगर आपको इसको सोल्यूशन देखना हो तो आप हल्का सा देख सकते हो टाइप्ड वर्जन। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग से कुछ थोड़ी दिक्कत हुई हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप देख पाओ। तो यहाँ पे क्या है भाई, P1 V1 टू द पावर गामा होना चाहिए था, यहाँ पे ये गामा मिसिंग है, इसको लिख दो, है ना। एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप। अब यहाँ पे 3/2 है तो उसको 1 इंटू 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करोगे तो 8/5 रूट 5 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगला सवाल जो हमारे पास सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या है, देखो, अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T, है ना, इज एडियाबैटिकली एक्सपैंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम if adiabatic constant for the gas is 3/2 then the work done by the gas in the process is। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि 1 मोल गैस का है तो n की वैल्यू मतलब 1 है। उसके बाद टेम्परेचर इज एडियाबेटिकली, तो किसी टेम्परेचर T पे थी, अब उसको एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया गया तो डबल इट्स वॉल्यूम, तो क्या है इसका वॉल्यूम जो है वो डबल कर दिया गया। अब क्या हुआ, इफ द एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज गामा इज इक्वल टू 3/2 देन द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस विल बी। अब यहाँ पे एक बात सोचो कि एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर आपको वर्क डन निकालना है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का वो होता है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि P2 V2 अगर P1 V1 पता होता हमें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते और सॉल्व कर देते, बट इसी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप याद करने की कोशिश करो कि वर्क डन को आप लिख सकते हो NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा भी, ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम डेल्टा T किसी तरह निकाल लेते हैं तो n की वैल्यू वैसे ही हमें 1 गिवन है और आंसर जो है वो हमारा R के टर्म्स में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारा चैलेंज है वो केवल ये है कि डेल्टा T निकालना बस।
एक बार डेल्टा टी निकाल लिया तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं रह जाता है, आपका आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए एक छोटा सा इक्वेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अगर वो इक्वेशन याद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वो इक्वेशन कहां से आती है। तो जैसे कि आपको पता है कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो पी की वैल्यू है उसको लिखा जा सकता है एनआरटी बाई वी। तो इसका मतलब क्या है, जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो अगर पीवी टू द पावर गामा में उसको हम इंक्लूड करें, उसको हम पीवी टू द पावर गामा में इंक्लूड करें तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया जाना चाहिए इस चीज को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी बाई वी and into v to the power gamma, this will also be a constant because nr and all are constants। तो ये इसको ऊपर ले जाएं तो हमें मिल जाएगा t v to the power gamma minus 1 and that will be a constant। अब ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम का ही वेरिएशन गिवन है और टेम्परेचर का ही तो डिफरेंस हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कि T1 V1 to the power gamma minus 1 and that will be equal to T2 V2 to the power gamma minus 1। अब गामा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 3/2 है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 3/2 माइनस 1 विल बिकम 1/2। तो इसका मतलब हमें क्या है कि अगर हमें T1 V1 to the power 1/2 और T2 V2 to the power 1/2 इस तरह से लिखना हो तो क्या इसमें कुछ गलती है? नहीं है, सही है, एकदम सही है। तो यहां से हमें क्या है कि T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो T2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं कि अगर मैं T2 की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं T2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास T1 V1 और नीचे आ जाएगा V2 टू द पावर हाफ। अब क्या है, V1 अगर V है तो V2 2V है। तो इसका मतलब क्या पता चल गया हमें कि ये जो है वो T1 जो कि T था दिस इंटू 1/√2, क्योंकि 1/2 आएगा और आप रूट ले लोगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि भाई T फाइनल कितना है, T इनिशियल कितना है और n तो 1 ही है, r है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा वो भी 3/2 हमें पता है। तो बस यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वर्क डन की अगर मैं वैल्यू निकालनी, सॉरी आपको आंसर भी दिख गया होगा, लेकिन अगर अब मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r लिखूंगा, उसके बाद t फाइनल की जो वैल्यू है वो है t/√2, t इनिशियल की वैल्यू t डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/2, खत्म क्वेश्चन। तो इस सवाल में आप देखोगे कि इस सवाल में भी कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वन शॉट देख लो, है ना, वेदांतु जेई चैनल पे, और उसके बाद क्या है कि आप इस चीज को बाद में कर पाओगे। तो हमारे पास बहुत सारे वन शॉट वीडियोस हैं वेदांतु जेई मेड इजी चैनल पे, तो आप उस पर जाके देखो तो आपको इससे रिविजन भी मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद आप इसको बेटर समझ पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो R, और यहाँ पे T तो रहेगा ही, -√2 टाइप का कुछ आ जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आ गया √t माइनस √2t और डिवाइडेड बाई -1/2, ठीक है। तो हाँ, और उसके बाद एक √2 का फैक्टर यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैच करेगा रेशनलाइजेशन करने के बाद वो सारा आपका ऑप्शन बी बच जाएगा, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, अगेन देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑफकोर्स इसको सॉल्व कर लेना एक बार, मैंने तो ऐसे रफली लिख दिया है ना, यहाँ पे एक √2 का भी फैक्टर आएगा, है ना। तो आंसर सिंपल ही था, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन तो आप देख लो इसको फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मतलब अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर उसके बाद में उस चीज़ को देख लो। आई होप ये क्लियर होगा एकदम, ठीक है। तो अगेन फिर से मैं उसी बात पे रिइटरेट करना चाहूंगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो, अगर उसमें आपको वर्क डन वगैरह का फॉर्मूला याद है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पेपर में, है ना। आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 बच्चा नहीं लगाएगा, वैसे भी वो इसलिए नहीं लगाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 क्योंकि उसको पता है कि P2 और P1 पता ही नहीं है हमको, तो कहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो आप टेम्परेचर के रूट से जाओगे तो ये आपका फाइनल आंसर टाइप का आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, है ना। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ यहाँ पे इशू हुआ है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल, है ना, 2r आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बेसिकली t/√2 माइनस t, है ना, ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2r, और यहाँ पे t अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 एंड देन डिवाइडेड बाई √2 का फैक्टर आ रहा है।
नहीं, मुझे लग रहा है ऑप्शंस में कुछ इशू है, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो हल्का सा डिफरेंट है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि 2 जो है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आर टी, है ना, और इन ब्रैकेट ये आ जाएगा 2 माइनस √2। तो आई थिंक हमें आंसर करेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आर टी, नहीं नहीं सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगला जो सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5 है। अब ये सवाल देखिए क्या है, अ डायटोमिक गैस ऑफ गामा इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स 100 जूल ऑफ वर्क इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, द हीट गिवन टू द गैस इज। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि भाई डायटोमिक गैस है हमारे पास, और उस डायटोमिक गैस का वर्क डन हमें गिवन है 100 जूल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें निकालना है कि हीट सप्लाइड कितनी है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट तो होता है भाई डेल्टा यू, और दूसरा पार्ट होता है डब्ल्यू। अब प्रोसेस जो है हमारा वो आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पी तो कांस्टेंट होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो पी डेल्टा वी जो है यही आपका वर्क डन हो जाता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि भाई आर डेल्टा टी जो है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो पी डेल्टा वी दिस विल बी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा भाई, तो यहां तक हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो डेल्टा यू है प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू एनआर डेल्टा टी हो सकती है। अब डेल्टा यू की जो वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है एन सी वी डेल्टा टी। अब सीवी की वैल्यू क्या होती है ना, सीवी की वैल्यू क्या होती है, होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा टी। तो अब अगर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखो क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी, और प्लस उसके साथ हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। तो अब इस बात को समझो आप कि यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन हम ले सकते हैं एनआर डेल्टा टी। तो यहां क्या बचेगा, एफ बाई 2 प्लस 1, और बाहर हम लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी। ये वैल्यू हम क्या है, बाहर लिख सकते हैं। अभी जो एनआर डेल्टा टी का वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को 100 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब बस क्या है, एफ बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही है, यहां से गामा की वैल्यू आपको गिवन है तो उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल लोगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ही आपकी निकल जाएगी उसके बाद यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो गामा की वैल्यू अगर आपकी 7/5 आई है ना, गामा की वैल्यू अगर 7/5 आई है, तो आप ये समझो बात को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अगर आपकी गामा की जो वैल्यू है, अगर आपकी गामा की जो वैल्यू है वो 7/5 आई है, तो गामा होता है आपका f प्लस 2/f। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया हीट सप्लाइड का वो क्या आ गया, 5/2 प्लस 1 इंटू एनआर डेल्टा टी जो कि है 100। तो आपका इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपको 5 + 2 7/2 इंटू आपके पास 100 आ गया, तो ये 50, तो ये कितना हो गया 350 जूल्स। आसान सा सवाल है, कोई सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं था। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप डेल्टा टी वाले फैक्टर में हो सकता है फंस जाओ, तो इसके लिए आपको एनआर डेल्टा टी याद होना चाहिए कि वर्क डन ऑन आइसोबारिक प्रोसेस, आप उसको एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो। और जैसे ही आप उसको एनआर डेल्टा टी लिखोगे उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप कॉमन लोगे चीजों को, एनआर डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप गामा से निकाल लोगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, देखो द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। सही बात है। देखो आपको डेरिवेशन थोड़ा सा याद होगा, यहाँ पे हम पूरा डेरिवेशन तो नहीं करेंगे बट हम थोड़ा सा आइडिया जरूर समझेंगे कि भाई आपके पास एक मॉलिक्यूल होता था और यहाँ पे 2 और मॉलिक्यूल होते थे। अगर इसको इससे कोलाइड करना है तो बेसिकली इसका जो एरिया है ना, प्रोजेक्टेड एरिया है, उस प्रोजेक्टेड एरिया के अंदर ही 2 मॉलिक्यूल आने चाहिए अगर इसको कोलाइड करना है तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है कि मीन फ्री पाथ जो है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर डायमीटर। एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर ये डिराइव भी हो सकती है, बेटा डिराइव ये सर्टेन एक्सटेंट तक हो सकती है कि आप वेलोसिटी रिलेटिव वगैरह लेके करने की कोशिश करो, बट फाइनली एक अप्रोक्सीमेशन √2 का लेते ही लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को एज अ फैक्ट याद रखो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस। ये भी सही बात है एकदम। अभी मैंने बताया था कि जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स डांस करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा वो डांस करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होगा। और इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि भाई स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बहुत ही आइसोलेटेड हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही स्टेटमेंट है और एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सॉरी, क्या मार्क कर दिया मैंने, ये नहीं मार्क करना है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं दे रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला है, अगर आप याद रखना चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख लें मीन फ्री पाथ का, है ना। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है तो चलेगा, आप इसका प्रोपोर्शनलिटी जरूर याद रखिए कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ आप अगर रिलेट करके रखेंगे तो थोड़ा सा आपको ईज रहेगा पेपर के टाइम पे। तो मोस्टली फैक्चुअल है, बट अगर इन्फॉर्मेशन को आप याद रख सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, अगला जो है हमारे पास सवाल वो क्या है, देखो, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली आर। तो अब बेटा एक बात समझो यहाँ पे कि अगर आपको सीवी निकालना है ना, अगर आपको सीवी निकालना है तो सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो सीवी होता है F/2 और F/2 इंटू आर। तो ये क्या हो गया हमारा सीवी का वैल्यू हो गया। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिखते हो F इज इक्वल टू 3 लिखते हो, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए हो गया, मोनोटॉमिक गैस के लिए। अब इसी तरह अगर मैं डाई एटॉमिक गैस की बात करूं तो F को आप 5 लिखते हो अगर आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेके चल रहे हो, क्योंकि आप दो लेते हो आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और आप 3 लेते हो भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हम फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर आप नहीं कर रहे हो तो उस केस में 3 इसका हो गया, 5 इसका हो गया। तो अगर आप जो सीवी का रेशियो निकालोगे तो सीवी का रेशियो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेशियो में आ जाएगा। तो CV1 डिवाइडेड बाई CV2 अगर आप निकालना चाहोगे तो मोनोटॉमिक बाय डायटोमिक का अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था सवाल में, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझना क्या है, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे सीवी का वैल्यू कभी आपको निकालना है तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है या नहीं लेना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो लेना ही लेना है, बट कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो उस केस में आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के साथ लेना पड़ेगा, तो 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें और ऐड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मेंशन नहीं करते हैं कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, बट आंसर जो आपका है वो नहीं आता है। अगर आप उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे डायटोमिक का 5 लेते हैं तो उससे आंसर नहीं आएगा, तो वहां से आपको इन्फर करना पड़ेगा कि शायद वो इंक्लूड कर रहे हो। तो इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन में कभी कभी नहीं होती है कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है या नहीं लेना है, बट इन जनरल आपको नहीं लेना होता है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका वो 3/5 हो गया है और यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान तो सवाल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन इस सवाल में नहीं था। आपको बस डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए और उससे आप जवाब निकाल लोगे। अब इसमें आप पूछ सकते हो कि सर मुझे 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह क्यों दे रखा है, उस सबका कोई मतलब नहीं है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो आप केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से निकाल सकते हो। दोज वैल्यूज आर जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू, उनका कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं है। अगला सवाल जो है हमारे पास, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। अभी सवाल में क्या है, 2 डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स फॉर द सेम गैस इंटरसेक्ट 2 आइसोथर्मल कर्व्स एज शोन इन द PV डायग्राम, द रिलेशन बिटवीन द रेशियो VA/VD एंड द रेशियो VB/VC इज। अब यहाँ पे देखो, पहला तो ये है कि भाई A और B जो है वो सेम आइसोथर्म पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो टेम्परेचर A पे होगा वही टेम्परेचर C पे होगा। अच्छा, इसी तरह से क्या है कि जो आपका A और B है ना, तो जो टेम्परेचर A पे होगा वही टेम्परेचर B पे होगा। इसी तरह जो टेम्परेचर C पे होगा वही टेम्परेचर D पे होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो आइसोथर्म्स है, तो ये आइसोथर्म 1 हो गया है ना, ये आइसोथर्म 1 हो गया और ये दूसरा वाला है ये आइसोथर्म 2 हो गया। उसके बाद जो B2C है और ये जो तो आपका D2A है, ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेसेस वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में PV टू द पावर गामा या फिर T वाला रिलेशन यहाँ पे होल्ड करेगा। तो अब यहाँ पे एक बात आप समझना कि A और B का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो A पे होगा वही टेम्परेचर B पे होगा। समझना इस बात को, जो टेम्परेचर A पे होगा वही टेम्परेचर B पे होगा और जो टेम्परेचर C पे होगा वही टेम्परेचर D पे होगा, ठीक है। अब एक बात समझना कि जो रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालना चाहता हूं B और C के टेम्परेचर का रेशियो इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, T1 TB VB टू द पावर गामा -1 दिस विल बी इक्वल टू TC VC टू द पावर गामा -1। समझना इस बात को, TB VB टू द पावर गामा -1 एंड दैट विल बी इक्वल टू TC VC टू द पावर गामा -1। इसी तरह अगर मुझे D और A में लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, TD VD टू द पावर गामा -1 दिस विल बी इक्वल टू TA VA टू द पावर गामा -1। अब क्या है कि जब इनका रेशियो आप लोगे तो रेशियो में क्या है कि यहाँ पे देखो आपको जो टेम्परेचर का है वो वैल्यूज तो कांस्टेंट ही आ गई। समझना इस बात को, टेम्परेचर की जो वैल्यूज हैं वो तो कांस्टेंट ही आ गई। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे स्पेस कम था इसलिए लिख नहीं पाया मैं बच्चों, बट देखो यहाँ पे TA VA टू द पावर गामा -1 TD VD टू द पावर गामा -1। अब उसके बाद VB बाई VD लिखना है तो ये गामा -1 और TD बाई TA आ जाएगा ये। इसी तरह दूसरे वाले प्रोसेस के लिए लिखोगे तो क्या होगा, TB VB टू द पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू TC VC टू द पावर गामा -1 बिकॉज वो आइडियाबैटिक कर्व पे आ रहे थे, उनका रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो टेम्परेचर TD पे है वही टेम्परेचर TA पे है और जो टेम्परेचर B पे है
सॉरी जो बी पे है वही ए पे है और जो डी पे है वही सी पे है, तो जैसे ही आप रेशियो निकालोगे ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। अच्छा सवाल था ये, है ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे लिखनी है प्रोसेस की। अगर आप प्रोसेस की इक्वेशन ठीक से लिख लेते हो तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो इस सवाल में फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप सोचते कैसे इस सवाल को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपको देखना है ग्राफ कौन सा गिवन है। तो ग्राफ आपको पता है कि आइसोथर्मल का गिवन है कि एडियाबैटिक का गिवन है। अब आइसोथर्मल ग्राफ में आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर वाला थिंग सेम रहता है। उसके बाद अब क्या है कि जो बी टू सी वाला पार्ट है वो एडियाबैटिक है। अब आपको रिलेट तो टेम्परेचर से ही करना है उसको, लेकिन बी और सी का ग्राफ जो है उसमें आपको वॉल्यूम के रिलेशन से समथिंग क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड मुझे कुछ पता है और वॉल्यूम से रिलेटेड पूछा है। तो पीवी टू द पावर गामा जाने का मतलब है आप राउंड अबाउट जाने की कोशिश कर रहे हो। तो बेटर है कि अगर आप पीवी को रिलेट करें एडियाबैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या है आपको क्वेश्चन का ट्रेजेक्टरी बनता है कि आपको पहले कौन सी चीज देखनी है, फिर आपको क्वेश्चन से देखना है कि कौन सी चीज यहाँ पे गिवन है और गिवन क्वांटिटी के हिसाब से मैं कैसे इसको रिलेट कर सकता हूँ अपने टेम्परेचर से। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी और मिस्टेक से ज्यादा आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। विद प्रैक्टिस आप ये गेज भी कर पाएंगे कि अगर टेम्परेचर्स जो है वो हमारे ए और सी पे सेम है और बी और सी पे मतलब डी और सी का रेशियो सेम है, तो इस केस में जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो भी इंटैक्ट ही रहेगा, है ना। तो आपको एक्चुअली में इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी विद सर्टेन प्रैक्टिस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस सेशन को आप पूरा देखो, है ना। इस सेशन से आप सीखने की कोशिश करो किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं और उसको जरूरी नहीं है कि जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको उसी सोल्यूशन से जाना है। आप सोचने की कोशिश करो तो हो सकता है आप बहुत इनोवेटिव बेस के साथ भी आ जाओ जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और क्वेश्चन 8 का ये रहा हमारा अप्रोच। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। अब ये जो सवाल है ना ये डायमेंशन फॉर्मूला वाले चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी, और ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ द गैस कांस्टेंट इज। तो ये दोनों ये जो सवाल है सिंस जो कॉन्सेप्ट है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है इसलिए यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। इसको आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। बट अब सवाल देखो बेसिक सा सवाल है, कोई बहुत खतरनाक सा सवाल नहीं है यहाँ पे। तो आप ऐसे समझो कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एस जो है एस आपको पता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो एम का आपको क्यू का पता होता है सबसे पहले, तो एम एल टू टी माइनस टू, सही बात है। उसी तरह आपको एम का पता होता है एम ई होता है, डेल्टा टी का आपको पता होता है केल्विन होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर सबसे वहां ले जाओगे दूसरी तरफ, तो नहीं भी ले जाओगे तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, एल बच जाएगा आपके पास, के इनवर्स उधर चला जाएगा। तो आपको पता है कि ये आंसर जो है ये सही है। अब इसी के साथ साथ क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक योर गैस कॉन्स्टेंट बेसिकली आर। तो आर का डायमेंशन क्या होगा ये कैसे निकाल सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल लो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर हम करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब आपको पता है पीवी का डायमेंशन सेम डायमेंशन होता है एनर्जी का, तो ये तो हमें पता चल गया एम एल टू टी माइनस टू ही होगा। अब मोल का तो मोल ही लिखते हैं भाई, कोई अलग है नहीं, आर और यहाँ पे केल्विन इनवर्स, सॉरी केल्विन इनवर्स नहीं, उधर जाके केल्विन इनवर्स हो जाएगा, केवल केल्विन हो गया। तो अब क्या है कि अगर इसको सॉल्व करना है हमें तो इसको बस सुपर इंपोज कर दो दूसरी तरफ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मोल लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर जो है ये गलत है, मोल का होना यहाँ पे जरूरी था। तो आंसर जो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अगर आपको प्रिंटेड वर्जन देखना हो तो ये है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकाल लिया सबसे पहले, तो वो तो आपको पता ही है बेसिक है, 2 मिनट में आपने भी निकाल लिया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको मेरी जरूरत है उसको निकालने के लिए। दूसरा जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो पीवी क्या है, वर्क डन का है, तो वर्क डन क्या है उसका एम एल टू टी माइनस टू हो गया। उसके बाद आपको क्या इनका पता है, हाँ पता है मोल होता है, टी का पता है क्या, हाँ पता है केल्विन होता है। तो उसकी मदद से फिर हम निकाल लेंगे कि भाई क्या होता है डायमेंशन इसका। बेसिक सा सवाल था, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो ये समझनी है कि सवाल को सॉल्व कैसे किया गया। दूसरी चीज आपको ये भी समझनी है कि किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो कांस्टेंट्स पे सवाल आ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए, म्यू नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के जो कांस्टेंट्स हैं आपके पास बेसिकली उनका डायमेंशन, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। लेटेंट हीट का डायमेंशन वो तो खैर यूनिट से मेजरमेंट में हमने किया भी है डिस्कस, बट इस टाइप के जो कांस्टेंट्स हैं, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आने के भी चांसेस भी हैं काफी ज्यादा, कुछ कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, है ना, उनके भी आप बेसिकली ऑप्ट कर सकते हो और उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा बेसिकली हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं क्या है, 10th है, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T इज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, क्योंकि देखो 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। नॉन रिजिड का मतलब क्या है, यहाँ पे वो इंप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वो वाइब्रेट कर सकते हैं। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि वो वाइब्रेट कर सकते हैं। अब अगर वो वाइब्रेट कर सकते हैं तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे लिखते हैं, देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, क्योंकि वो एक्स वाई जी है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, अगर मान लो इस तरह से अलाइंड है,
इस तरह से अलाइंड है, ये x है, ये y है, ये z एक्सिस है, और आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से अलाइंड है। तो अगर आप इसका रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट देखोगे तो दोनों पॉइंट पार्टिकल्स हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप नहीं लोगे। लेकिन अगर आप वाई के अबाउट लेते हो तो एक पार्टिकल का तो जीरो हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल का जीरो नहीं होगा। इसी तरह जी एक्सिस के अबाउट लेते हो तो एक पार्टिकल का जीरो हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल का जीरो नहीं होगा। तो इससे हमें यह पता चला कि भाई दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 5। अब तीसरी जो बात आती है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब लेना है कब नहीं लेना है, तो कभी कभी बोल देते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो उस केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेना होता है, इन जनरल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बोला कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बट ये जरूर बोला कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो रिजिड नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल आपका रिजिड नहीं है तो उस केस में आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप लेते हो तो एक्सप्रेशन कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों हो सकता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो इसका 7 हो गया। तो अब अगर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसका और हमें निकालना है एनर्जी ऑफ 10 सच मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे आप लिख सकते हो इसको बेसिकली 10 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो है 7/2, क्योंकि हाफ एनर्जी, हाफ केटी एनर्जी जो होती है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलती है, तो इंटू केटी। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 35 केटी आ जाएगा। यहाँ पे केटी क्या है, बोल्ट्जमैन, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बहुत ही आसान सवाल था, केवल आपको फिगर आउट इतना सा करना था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपने एक बार अगर पता कर लिया तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इससे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे कॉन्सेप्ट कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला तो ये है कि जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो एनर्जी होती है हाफ केटी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी। तो यहाँ पे अगर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 7 टाइम्स हाफ केटी लेना है। दूसरा लर्निंग पॉइंट ये था कि जनरली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो डायटोमिक गैस के लिए 5 लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो नॉन रिजिड है, तो यहाँ पे हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी लेना पड़ेगा, और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसी के साथ 5 + 2 7 बन जाएंगे। तो 7 इंटू हर एक के साथ हाफ केटी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला नहीं रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 7 की जगह 5 रख देते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो कब आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है कब नहीं लेना है, इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल बहुत ज्यादा आसान था। फिर से मैं बता रहा हूं कि इस सेशन में हम हर तरह की क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो इस सेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आप इस सेशन को ठीक से देखिए, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं उसको थोड़ा ठीक से देखिए। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे बनाए जा सकते थे उसको थोड़ा ठीक से देखिए, आपको बाकी अंडरस्टैंडिंग पूरे पेपर की मिल जाएगी। आप बस पेपर से पहले इस पीडीएफ को एक बार देख के चले जाइएगा। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। पेपर के पहले एक बार देख के चले जाइएगा, आपको पेपर बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला हमारे पास देखते हैं सवाल जो है वो है सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 11 क्या है, अ टोटल ऑफ 48 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ 1 मोल ऑफ हीलियम केप्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन बाय द गैस इज। तो टोटल हीट जो है ना, ये दिया ना, टोटल ऑफ 48 जूल हीट इज गिवन टू 1 मोल ऑफ हीलियम केप्ट इन अ सिलेंडर, द टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज इंक्रीज्ड बाय दिस, द वर्क डन बाय द गैसेस। तो वर्क डन यहाँ पे आपको निकालना है। आपका चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको प्रोसेस नहीं गिवन है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन बाय द गैसेस। तो वर्क डन कैसे निकालते हो, सबसे पहले तो ये क्यू है, क्यू को लिखते हो आप डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना, ये लिखते हो आप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो तो होती है एनसीवी डेल्टा टी, ये हो जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे Q है और ये W है। Q गिवन है क्या क्वेश्चन में, हाँ गिवन है क्वेश्चन में 48 जूल्स। अब यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, देखो 1 मोल है तो ये तो गिवन है। अब CV गिवन है क्या, CV देखो, CV गिवन है, कैसे गिवन है CV, क्योंकि हीलियम है, हीलियम, और हीलियम क्या होती है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। हीलियम कैसी गैस है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। तो हीलियम अगर एक मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका जो CV का वैल्यू है, CV का वैल्यू है वो है 3/2 इंटू आर। ये CV का वैल्यू भी शॉर्ट हो गया, आर को 8.3 ले लेंगे, वो तो गिवन भी है यहाँ पे, यही लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद डेल्टा टी पता है क्या, हाँ भाई डेल्टा टी पता तो है, द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब पहले अगर टेम्परेचर टी था तो अब T+2 टाइप का है। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या केल्विन लेने से दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, तो 273 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 ले लोगे। तो अब बस W की वैल्यू निकाल ली है, तो W की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 48 में से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, 3/2 इंटू 8.3 इंटू 2, खत्म सवाल। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको नहीं करना था, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगर इसको सॉल्व भी करना है तो मान लो कर ही लेते हैं। चलो 48 है, उसके बाद माइनस 8.339 एंड देन यू हैव 24। ठीक है, तो ये आ गया 23.1 के आसपास। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था, फिर से आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन है तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहेगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिख दिया है, फिर डेल्टा यू को एनसीवी डेल्टा टी लिख दिया है, फिर उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी है। अब सीवी निकालना है, केवल यहाँ पे ट्रिक था, और सीवी निकालने के लिए हीलियम गिवन था, तो वहाँ पे ये हमें पता चल गया कि ये मोनोटॉमिक गैस है। और जैसे ही मोनोटॉमिक गैस का पता चला, उससे हमें पता चल गया कि सीवी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और सीवी की वैल्यू आ गई तो उससे वर्क डन आ गया, खत्म हो गया सवाल। तो अगेन देखो, बहुत ही बेसिक से सवाल आ रहा है बच्चा लोग, बहुत ही बेसिक से सवाल आ रहा है। 11 क्वेश्चन कर गए, बट बहुत ही लिमिटेड टाइप के कॉन्सेप्ट थे इसमें। तो पहली बात तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशंस का है, वर्क डन का है, और वर्क डन अगर किसी प्रोसेस इक्वेशन का दिवाइन है तो वो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? सवाल नंबर 12 कहता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ रियल गैस ओबेइंग पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी इक्वेशन इज। हाँ, तो यहाँ पे क्या पूछा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ लिया है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हो इस चीज को? आप इसको लिखोगे कि भाई ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो मुझे निकालना है, बट मुझे इसका निकालना नहीं आता है। तो कैसे करेंगे? देखो, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर सीपी का वैल्यू तो F प्लस 2/2 करके निकाल सकते थे, बट वहां से नहीं निकलेगा। कहाँ पता है कौन से टाइप की गैस है? नहीं पता ना कुछ भी, तो यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके मैं लिख दिया इस चीज को। अब ये क्यू क्या होता है? एन सी डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा यू तो अपने को पता होता है, डेल्टा यू में अपना दिक्कत नहीं है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। अब जो डब्ल्यू है, सारा दिक्कत यहीं पे है, W का ही सारा इशू है। अगर आप वर्क डन निकाल लेते हो तो कोई इशू ही नहीं है सवाल में, खत्म हो गया सवाल, फिर उसको रिलेट कर देंगे। तो अब W निकालने के लिए थोड़ा सा देखते हैं सवाल में क्या कर सकते हैं। तो W निकालने के लिए देखो बच्चा, एक बात समझो कि अगर ये हमें गिवन है, मान लो ये D की इक्वेशन में लिखते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हाँ ये हो गया डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो डी डब्ल्यू निकालने का मतलब क्या है? पीडीवी का वैल्यू पता होना चाहिए, पीडीवी का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमने पीडीवी का वैल्यू सॉर्ट आउट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो पीडीवी का वैल्यू कैसे आएगा? देखो, तो अगर पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी है, समझना इस बात को, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी है, तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? पी, और यहाँ पे हो जाएगा 2v dv, और यहाँ पे हो जाएगा फिर आपके पास v स्क्वायर dp एंड दैट इज इक्वल्स टू dt। तो भाई nr dt नहीं, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, तो इसको एक बार कहाँ जीरो कर दिया मैंने भाई साहब इस चीज को। हाँ, तो ये हो गया nr dt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक बात समझो बच्चा लोग कि अगर प्रोसेस जो है वो आपका कौन सा कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो ये वैल्यूज लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब, वो वैल्यू लिखने की तो अब जरूरत ही नहीं बची, खत्म हो गया वो बात। तो अब क्या बच गया? देखो यहाँ पे 2pv दैट इज इक्वल टू nr/dt। तो इसका मतलब क्या है? pdv का अगर वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ गया हमारे पास? pv, हाँ एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ pvdv का वैल्यू चाहिए तो nr/dt आ गया हमारे पास। ठीक, nr/dt बाई v2v, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो अब इससे में क्या मिल गया? पीडीवी का वैल्यू मिल गया। अब ये पीडीवी का वैल्यू जैसे ही यहां से उठा के आप इसको यहां पे रखोगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? देखो एनसीडीटी देख लेते हैं, एनसीडीटी, तो यहां पे हमारे पास आ गया एनसीडीटी, जहां पे सी हमको निकालना है, दिस इज इक्वल टू एनसीवीडीटी प्लस प्लस यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एनआर dt डिवाइडेड बाई 2v। अब क्या है? देखो यहाँ पे कुछ कुछ तो कैंसिल हो रहा है, एन डी टी, तो ये हमारा आंसर फाइनली बच जाता है। आसान सा सवाल था, कुछ कठिन नहीं था इसमें एज सच। आपको बस सोचना ये था कि प्रोसेस इक्वेशन अगर इस तरह से गिवन है तो आपको वर्क डन कैसे रिलेट करके और उसको सॉल्व किस तरह से करना है। अब यहाँ पे प्रोसेस इक्वेशन देखो कुछ भी हो सकती है, तो आपको ये सोच के चलना है कि देखो भाई पीवी टू द क्यूब पूछ लिया, पीवी स्क्वायर पूछ लिया, पीवी टू द पावर 5 भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस के लिए आपको तैयार रहना है, आपको ये तैयार रहना है कि भाई इस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और मेरे एग्जाम में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अगर प्रोसेस इक्वेशन गिवन है तो किस तरह से आप फर्स्ट लॉ लगाओगे और किस तरह से क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर लेनी है। क्योंकि देखो नॉर्मल प्रोसेस वाले इक्वेशन जो होते हैं वो तो हर कोई सॉल्व करेगा, उसमें तो कोई भी गलती नहीं करेगा। आप अपने दोस्तों से भी पूछोगे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, सबने याद कर रखा होता है एनआरटी लॉग ऑफ v2 बाई v1 p1 बाई v2 एंड ऑल, और फिर अगर उसका बेस चेंज करेंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा,
ठीक है, ये चीजें सभी को याद होती है, एडियाबैटिक का वर्क डन क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन क्या होगा, तो ये जेई वालों को भी पता है कि ये सारी चीजें आपको याद होंगी। तो उनको भी पता है कि अगर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करना है तो इक्वेशन वगैरह चेंज करो थोड़ा, ऐसा जनरल प्रोसेस ना दो ताकि वो डायरेक्टली आंसर लिख दे। तो वो चीज को भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप जेई का पेपर बनाते तो आप बच्चों को वो थोड़ी देते कि जो सबको ही वो कर लेता है, क्योंकि सबको ही कर लेता तो फिर सबके ही आ जाते नंबर, और सबके ही नंबर आ जाएंगे तो भी कोई फायदा थोड़ी है, फिर भी कंपटीशन तो उतना ही रह जाएगा। तो आपको पेपर ऐसा बनाना है कि सिलेबस से बाहर भी ना हो। देखो मेरी बात, कितना कितना इंटेलेक्चुअल आपको बेसिकली थिंकिंग चाहिए इस टाइप का पेपर बनाने के लिए, कि आपको पेपर ऐसा बनाना है कि सिलेबस के बाहर भी ना हो पेपर, जो नोन चीजें हैं उन्हीं से बनाना है, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी बनाना है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए वहां पे। तो आप उनकी थिंकिंग समझो, आप उनका प्रोसेस सोचो कि उनको पेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है ना, उनको तो सिलेबस है 10-20 फॉर्मूला, इन्हीं में से पेपर बना देना है। अब इसी को किस तरह से घुमाना फिराना है ये डिपेंड करता है, आप भी कर सकते हो ये, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। आप भी सोच सकते हो कि सर ये इक्वेशन ना लिख के अगर कोई और इक्वेशन मैं लिख के दूं आपको तो क्या उसके बेसिस पे हो जाएगा आंसर? हाँ हो जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके कोई इक्वेशन है, समझना इस बात को, टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट करके वो इक्वेशन है और सेम सवाल पूछा जाता है, तो अब क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो टी को कभी भी पी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं और पीवी के फॉर्मेट में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात समझो कि इक्वेशन जो है उसमें प्ले अराउंड हो सकता है, तो आपको भी ये सोचना है कि किस किस तरह से अलग अलग तरह की इक्वेशन बनाई जा सकती है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो केवल आपको पैसिवली लेक्चर सुनना नहीं है, ऑल्दो आप ये सुनोगे तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बाकी बच्चों की तुलना में एज मिले एक, तो आपको ये तो देखना ही है किस तरह का क्वेश्चन आया और किस तरह से उसको सॉल्व किया गया। आपको ये भी देखना है कि अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई मुझे करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करता कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो इसको सॉल्व करने में। तो अगर आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अपनी पढ़ाई को करते समय कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और आप अगर एग्जामिनर होते तो किस किस तरह के क्वेश्चन बना सकते थे, तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, और आप बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सरप्राइज नहीं लगेगा क्योंकि आप वो चीज सोच चुके होंगे पहले ही। तो इसी के साथ देखो ये जो सवाल था ये तो बहुत ही आसान था, ऐसा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो जो 13th क्वेश्चन है देखो क्या है, A sample contains mixture of helium and oxygen gas. The ratio of root mean square speed of helium and oxygen in the sample is। अब देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको प्रेशर से डिराइव करना पड़ जाएगा, अगर आप उसको डिराइव करने निकल गए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला ये होता है कि v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m। अब ये क्या हो गया, ये VRMS का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बुलाया कि सैंपल कंटेन मिक्सचर ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन गैस, तो इसका मतलब है जो भी सैंपल होगा आपके पास हीलियम और ऑक्सीजन गैस का, उसका टेम्परेचर वगैरह सेम ही होगा, ठीक है। और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है साउंड की वो डिसाइड होगी मॉलिक्यूलर मास से। अब यहाँ पे क्या बच्चे पूछ सकते हैं कि सर क्या इस पे भी सवाल आ सकता था कि टेम्परेचर डिफरेंट होते दोनों के और फिर उसमें पूछा जाता, बिल्कुल पूछा जा सकता था, बट यहाँ पे वो सेम ही साथ ही में रखे गए हैं, तो वहां पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लेना है, टेम्परेचर उनका सेम ही है। और अगर टेम्परेचर सेम है तो हमें पता है कि भाई V ऑफ हीलियम अगर लिखना है आपको और डिवाइडेड बाई V ऑफ ऑक्सीजन लिखना है आपको, तो यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह से हो सकता है टेम्परेचर में वेरिएशन आता तो फिर आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास में दोनों में वेरिएशन आता तो फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल अगर ये टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दोनों में होता तो फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास वो भी लेके चलते। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवाल में बचा नहीं है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास लिखना है ऑक्सीजन का और हीलियम का और दोनों को डिवाइड कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, हमारा होता है 32, हीलियम का हो गया हमारा 4। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रूट 16 आ जाएगा, नहीं सॉरी कितना आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। और उसके बाद अगर 8 को आप 4 इंटू 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर, सॉरी 4 नहीं 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है सच, बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मूला क्या है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो वो फॉर्मूला आप याद रखिए और उस फॉर्मूले के साथ जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट वाला थिंग नहीं गिवन है, बट इतना आपको कॉमन सेंस से अज्यूम करना है कि अगर दोनों सैंपल एक साथ रखे हुए हैं तो उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था, आसान था, है ना, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अगला देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या है। A sample contains mixture of helium and oxygen gas. The ratio of root mean square speed of helium and oxygen in the sample is। तो यहाँ पे क्या है, सैंपल ऑफ, अच्छा ये तो वही सवाल दोबारा पढ़ दिया मैंने, हीलियम और ऑक्सीजन वाला। हाँ, उसका आपको देखना चाहते हो तो एक बार इसको चीज को देख सकते हो। फॉर्मूला उसका होता है रूट 3 RT/m होता है, और उसके साथ साथ जो हीलियम का है हमारे पास
वो आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है और उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लिखना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस आप रेशियो ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। खत्म है सवाल। आसान आसान सवाल आते हैं, एकदम परेशान हो जाते हो तुम हैं। चलो अगला क्या है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ Cp by Cv फॉर द गैस इज, देखो समझो इस बात को, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या है भाई साहब, प्रेशर पाया गया टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल। प्रेशर क्या पाया गया, टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल। Cp by Cv पूछ डाल रहे हैं, ये Cp by Cv पूछ डाल रहे हैं, तो Cp by Cv क्या होता है, गामा होता है। अब गामा के लिए भाई साहब Pv टू द पावर गामा का रिलेशन चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी गामा निकाल लोगे। तो इसमें क्या चाहिए हमें, Pv टू द पावर गामा का रिलेशन चाहिए। अब यार Pv टू द पावर गामा का रिलेशन कैसे बना दें इसको हम, हमें चाहिए क्या, Pv टू द पावर गामा का रिलेशन चाहिए। गिवन क्या है, P और T का रिलेशन गिवन है। लेकिन यहां से एक बात याद आई हमें कि एक रिलेशन होता है Pv इज इक्वल टू एनआरटी। अब Pv इज इक्वल टू एनआरटी वाला रिलेशन अगर हमें याद आ गया तो यहाँ पे सवाल जो है वो खत्म हो गया। तो Pv इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं पहले, तो Pv इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिया। अब क्या है, P जो है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो अगर यहाँ मैं टी लिखना चाहूं, समझना इस बात को बच्चा लोग, तो ये पीवी डिवाइडेड बाय एनआर हो जाएगा। और अगर टी क्यूब लिखना चाहूं मैं, तो टी क्यूब हो जाएगा मेरा पी क्यूब वी क्यूब डिवाइडेड बाय एनआर क्यूब। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना अपना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई पी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब वी क्यूब। अब इसको क्या करते हैं, एक पी को कैंसिल कर देते हैं, या फिर इसको उधर ले जाओ, जैसी मर्जी हो, जिधर से भी मर्जी हो लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, सॉरी पी स्क्वायर वी क्यूब, और दिस विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा। अब इसी तरह इसका रूट ले लो, तो क्या हो गया, पी वी टू द पावर 3/2 एंड दैट इज अ कांस्टेंट। सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब इस सवाल में करना क्या था, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। हमारे पास पी और टी का रिलेशन गिवन था और हमें पी और वी का रिलेशन चाहिए था। पी और वी का रिलेशन क्यों चाहिए था, क्योंकि गामा की वैल्यू पूछ रहे थे। हमें कैसे पता गामा की वैल्यू पूछ रहे थे, क्योंकि Cp by Cv की वैल्यू पूछ रहे थे। तो यहाँ पे हमने फटाफट वैल्यू निकाल ली और ये हमारा आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 हमारा आंसर हो गया। खत्म हो गया सवाल। देख लो एक बार, देखना हो तो मर्जी है ना। और तो इन्होंने देखो दूसरी तरफ ले जाके किया है, तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 15 क्या है हमारे पास, देखो सवाल नंबर 15 है, इन एन इफ एन इज द नंबर डेंसिटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, देन द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ये मीन फ्री पाथ का ही है और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका थोड़ा सा फैक्टर आप ये याद कर सकते हो कि भाई जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पाई डी स्क्वायर है, तो पाई डी स्क्वायर वो एरिया है ना, पाई d/2 करके आता है, बट फिर उसका रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह लेते हैं, तो उससे मीन फ्री पाथ जो है वो इस टाइप का आ जाता है। तो एज अ फैक्ट आप इसको याद कर लो, अभी तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप डिराइव कर सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसको एज अ फैक्ट ही याद रखो कि अगर आपको भाई डिस्टेंस मूव्ड बाई बेसिकली मीन फ्री पाथ इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1/√2 एन एन इंटू पाई डी स्क्वायर, सिंपल सा है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसका डेरिवेशन एक बार देख सकते हो आप, है ना। कुछ हद तक ये डिराइव किया जा सकता है, बट कंप्लीटली नहीं, एंड में जाके इसको अप्रॉक्सीमेशन ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए आंसर और ये हमारा जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ गिवन साइक्लिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और आपको एक ग्राफ गिवन है। अब ये ग्राफ जो है गोला बना हुआ है, ठीक है। अब ये बात याद रखो, आपकी जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें आप जहां से स्टार्ट करते हो घूम फिर के वहीं भी पहुंच जाते हो, और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है इस वाले प्रोसेस में। तो डेल्टा यू जीरो हो गया, ठीक है भाई साहब। अब निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है, क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है भाई कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब डेल्टा यू अगर जीरो हो गया और डब्ल्यू अपने को निकालना है, तो डब्ल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है ये हो गया हमारा एक्सपेंशन वाला प्रोसेस। तो इसके नीचे जितना एरिया आया वो क्या हो गया, एक्सपेंशन का वर्क डन, ठीक है, और पॉजिटिव वर्क डन कह सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि भाई कंप्रेशन स्टार्ट हुआ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और ये इस तरह से कुछ आया। तो इसके नीचे का जो एरिया आ गया वो क्या हो गया, हमारा कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन हो गया। तो अगर हम पूछो नेट वर्क डन कितना हुआ, तो नेट वर्क डन हुआ जो गोले का एरिया है। नेट वर्क डन कितना हुआ, जो गोले का एरिया है। तो कभी भी आपको वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में निकालना हो तो आपको देखना है कि भाई जो एक्सपेंशन वाली लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एरिया बन रहा है, फिर जो कंप्रेशन वाली लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एरिया बन रहा है, उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एरिया जो आपको फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना था। अब आप अगर इसका डायमीटर देखोगे तो 60 से लेकर 340 तक है, तो 280, तो इसका डायमीटर हो गया 140, ठीक है। तो 140 क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। और अगर इसका एरिया निकालना है आपको तो आप एरिया लिखोगे पाई
आर स्क्वायर बेसिकली, है ना। पाई आर स्क्वायर जो है वो आप इसका एरिया लिख दोगे विद व्हाट द स्पेसिफाइड यूनिट्स, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा आंसर था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस हाँ, एक चीज जो लास्ट में आएगी कि जब इसमें पाई आर स्क्वायर लिखोगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो जैसे आप इसमें जब पाई आर स्क्वायर लिखोगे, देखो, तो पाई आर स्क्वायर जब आप लिखोगे तो एक्चुअली पीडीवी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पीडीवी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जो यूनिट्स आप लिखोगे, यूनिट्स लिखने के टाइम पे आपको जो वी की यूनिट है वो तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, और जो पी है, पी की यूनिट, वो पी की यूनिट आपको दी हुई है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी वजह से 10⁻⁻6 आएगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 140 रखोगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 61.6 इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज योर आंसर। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये सिखाना था कि अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है तो आप उसमें वर्क डन कैसे निकालोगे। तो मेन आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपको ऊपर वाला कर्व लेना है, एक्सपेंशन वाला कर्व लेना है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एरिया बने वो देखना है, उसके बाद कंप्रेशन वाला कर्व लेना है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एरिया बने वो लेना है, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो ओवरलैपिंग एरिया होगा, है ना, सॉरी ओवरलैपिंग नहीं कह सकते हैं, कि जो एरिया क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जो नहीं है, एक में है और दूसरे में नहीं है, तो वो जो एरिया रिमेनिंग है उसी एरिया को लेना है, जैसे यहाँ पे सर्कल का एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर 61.6 आ जाएगा। मैं सही था एक्चुअली। तो ये आपका कैलकुलेशन कुछ कुछ दिखता है। ये वाले फैक्टर में आपसे गलती हो सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पीडीवी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी का यूनिट और वी का यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे बेसिकली सॉल्व करोगे, अदरवाइज तो आपका आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 61.6 आपका आंसर हो जाता है इस सवाल का। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 तक हम पहुंच चुके हैं, तो सवाल नंबर 17 देखते हैं। If the collision frequency of hydrogen molecule in closed container 27 degree Celsius is Z, then the collision frequency of the same at 127 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो सिंपल सी बात इतनी है कि आपको अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखनी है तो जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये फैक्ट बात है, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब टेम्परेचर की किस पावर पे डिपेंड करती है तो वो समझना। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कितना जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, डिपेंड करेगा कि वो कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, और कितना फास्ट मूव कर रहे हैं डिपेंड करता है उनकी वेलोसिटी पे। तो वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रूट टी पे। अब इस पे मैं पूरा लिख सकता था कि भाई एफ बी पे डिपेंड करता है, फिर √3RT/m एंड ऑल दैट, वो लिख सकते हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो सिंपल सिंपल से याद रखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो √2 का रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एफ है वो √T के प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब अगर मुझे F1/F2 लिखना होगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, √T1/T2। अब क्या T1 को मैं 27 रखूं, नहीं, T1 को 27 नहीं रखना है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो T1 की वैल्यू अगर मैं केल्विन में लिखता हूं तो इसको लिखूंगा 27 + 273 विच विल बिकम 300, और इसी तरह से अगर T2 की वैल्यू लिखूंगा तो 127 + 273 दैट इज लाइक 400। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे जाएंगी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, F1/F2 दिस विल बी इक्वल टू √3/√4, है ना, √4 का 2 हो जाता है। तो इससे आपका आंसर ये वाला आ जाना चाहिए, ये आज सेकंड वाला आएगा, बट चेक कर लेते हैं। F1/F2 निकालना है, F2/F1 निकालना है, F2 निकालना है ना अपने पास, तो 2/√3, तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। सिंपल है, देखो कोई इसमें कठिन सवाल नहीं था, है ना, सिंपल सा सवाल था, बस आपको इतना रिलेशन याद होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा बता देता हूँ इस बारे में। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितनी जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं। अब जितना तेज चलोगे उतना जल्दी कोलाइड करने की कोशिश करोगे, ट्रैफिक को तोड़ने की कोशिश करोगे तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। ट्रैफिक को साथ साथ चलोगे, मतलब धीरे धीरे चलोगे, तो भाई कोलिजन के चांसेस कम है। तो इसीलिए स्टैम्पीड होता है तो लोगों को चोट ज्यादा लगती है ना। और अगर लोग पैदल पैदल आराम आराम से चल रहे हैं तो कहाँ लोगों को चोट लगती है। तो उसी टाइप का केस है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और वेलोसिटी जो है वो √T पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन पे वो डिपेंड करती है। तो उन दोनों का रिलेशन लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, देखते हैं भाई। A sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double the volume. The adiabatic constant is gamma is equal to 3/2. The work done by the gas in the process is, work done निकालना है अपने को, adiabatic दे रखा है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत तो मुझे लगी नहीं है ना, और मुझे लग रहा है ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है ना। सवाल नंबर 18 जो है वो पहले जो सवाल किया था उसी का रिपीटेशन है। तो ये वाला आप कर चुके हो, है ना, ये रिपीट हो गया है शीट में, तो सेम ही है बच्चों, है ना। तो इसको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, 19 पे। 19 क्या है, द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर Fl एंड CH4 मॉलिक्यूलर। अब देखो बच्चा यहाँ पे समझो एक बात कि अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप एक किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हो, समझना इस बात को। जैसे मान लो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो CO2 है फॉर एग्जाम्पल,
है ना। तो CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो अगर 3 एक्सिस हम इसके लिए डिफाइन करते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ हमने वाई एक्सिस डिफाइन करती है और इधर की तरफ जी एक्सिस डिफाइन करती है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी जीरो ही रहेगा, ऑल्दो ये ट्राइएटॉमिक है, बट इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। बट अगर मैंने एक H2O जैसा मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, H2O जैसा, तो इस केस में इसका x के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, y के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, z के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएंगे। तो ट्राइएटॉमिक गैस को कभी भी आपको देखना है, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, तो आपको ये देखना पड़ेगा वो लीनियर है या नहीं है। तो अगर वो लीनियर है तो उसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर हो जाता है तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाता है। तो CH4 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब उसमें ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होगा ही, वो तो सभी में होता है, उसके साथ साथ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 ही होगा, क्योंकि नॉन लीनियर है। तो हर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो आएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो आ रहा है मतलब हर एक्सिस के अबाउट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर है 3 and 3। तो ये आपका आंसर हो गया, उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कितनी तरीके से मूव कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मोशंस इट कैन हैव। तो जैसे जैसे मान लो अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है तो उसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल एक्स वाई जी डायरेक्शन में जा सकता है, बट अगर वो रोटेट करता है बच्चा अपनी एक्सिस के अबाउट तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो होता है, क्योंकि एक पॉइंट पार्टिकल है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि डायटोमिक गैस की जब हम बात करते हैं, तो डायटोमिक गैस अगर 2 लोगों का ग्रुप है ना, तो वो एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जी में भी जा सकते हैं, साथ साथ, है ना। 2 दोस्त हैं, मॉल भी जा सकते हैं, मूवी देखने भी जा सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, है ना। साथ साथ 3 टाइप का मोशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूम सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी घूम सकते हैं, जी एक्सिस के अबाउट भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो साइज है वो पॉइंट लाइक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मान लो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ जाता है, तो बाकी दोनों के अबाउट हम काउंट करते हैं, तो उसको लिख देते हैं 3+2, तो ये हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है डायटोमिक में। ट्राइएटॉमिक में क्या होता है कि केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ट्राइएटॉमिक में क्या होता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अगर लीनियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, फिर तो वो डायटोमिक जैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो उस केस में क्या होता है, तीसरी एक्सिस जो थी एक्स एक्सिस जिसके अबाउट जीरो आ रहा था उसके अबाउट भी जीरो नहीं आएगा, तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं पार्टिकल में, उसके हिसाब से आप अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हो। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि भाई कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हो। जनरली वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने कैलकुलेशन में, इसीलिए जो फॉर्मूला होता है 2n-1 टाइप वाला, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं करने का। उसका रीजन ये होता है कि आपको कभी कभी वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह नहीं लेना पड़ता है, तो वो आपको सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ के बता देता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ट्राई एटॉमिक गैस या पॉलीटॉमिक गैसेस में कितने टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, वो भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से जहां तक हो सकता है बचने की कोशिश करें। जनरली वो क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको कब इंक्लूड करना है और कब इंक्लूड नहीं करना है। अगला जो है हमारे पास सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या है, देखो, पीटी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग 3 डिफरेंट डेंसिटीज रो 1 रो 2 एंड रो 3 इन 3 डिफरेंट केसेस इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो 3 केसेस गिवन है पी और टी के, तो एक रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है ना, तो 3 केसेस हैं आपके पास। अब इसके बाद एक बात समझो बच्चा कि रो 1 जो है हमारा वो ग्रेटर देन रो 2 है, या फिर रो 2 ग्रेटर देन रो 2 लेस देन रो 1 है, सारे बराबर हैं, या कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बेसिकली ये बताना है। तो अब एक बात समझो यहाँ पे कि PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अच्छा, अब PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है इनटू आरटी। तो यहां से अगर P की वैल्यू में निकालना चाहूं तो इसे मास बाय वॉल्यूम इंटू 1 बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मास बाई जो वॉल्यूम है इसी चीज को हम डेंसिटी बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम जो है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P दिस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मुझे P बाई टी का वैल्यू गिवन है, क्योंकि यहाँ पे क्या स्लोप है ना, अगर यहाँ पे आप स्लोप देखोगे बच्चा, स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, P बाई टी है स्लोप। तो P बाई टी जिसका ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, समझो इस बात को, क्योंकि यहाँ पे P बाई टी क्या आ रहा है, P बाई टी जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, P बाई टी क्या है, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और यहाँ का स्लोप P बाई टी के दे रहा है। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी, जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो यहां पे देखोगे कि रो 3 की जो है स्लोप उस लीस्ट है, रो 2 की स्लोप उसके बाद है, और रो 1 की स्लोप जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो रो 1 का स्लोप सबसे ज्यादा, और स्लोप दे क्या रहा है, स्लोप दे रहा है P बाई टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो P बाई टी का वैल्यू है और या फिर जो रो का वैल्यू है वो मैक्सिमम है रो 1 के केस में, और उसके बाद आप उसको कह सकते हो कि उसके बाद रो 2 है, उसके बाद रो 3 है एंड सो, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं था, बस आपको इतना याद रखना था कि भाई P बाई टी का वैल्यू आप आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे लिखोगे और स्लोप को उसको कैसे रिलेट करोगे, खत्म था सवाल।
अब यहाँ पे देखो दूसरे ग्राफ्स भी हो सकते थे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ना सोच के रखना है कि दूसरे ग्राफ्स भी हो सकते थे। जैसे हो सकता था कि भाई आपको गिवन होता v वर्सेस t ग्राफ गिवन होता या कुछ और ग्राफ गिवन होता, तो उस केस में आपको स्लोप देख के कैसे प्रेडिक्ट करना है वो आपको सोचना था, ठीक है। कि स्लोप आपको गिवन होता, हो सकता है फिर आपको आइडियल गैस इक्वेशन उस फॉर्मेट में लिख के फिर उसको कन्वर्ट करना होता। फॉर एग्जाम्पल वीटी दिया होता, पी के बारे में पूछ लेते, या फिर कुछ और भी पूछ सकते थे, मॉलिक्यूलर गैस के मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पूछ सकते थे, कुछ भी। मतलब ग्राफ जो है आपको पी बाई टी एस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पी वर्सेस टी वाले ग्राफ पे ही आपको ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स गिवन होते, मतलब कोई और ग्राफ गिवन होता, तो मैं उसको किस तरह सॉल्व करता है ना। तो उस चीज के भी थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एजेंडा आपका ये नहीं होना चाहिए कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। एजेंडा आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, उसके बाद थोड़ा सा वेट करो, है ना। पेपर के टाइम पे नहीं कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे जब आप करते हो तो थोड़ा सा वेट करो, एक आध सेकंड उसको दो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते थे, और हर एक सवाल के बाद थोड़ा सा रुक जाना है और 5 सेकंड के लिए सोचना है कि इसमें कौन सा वेरिएशन आ सकता है हमारे पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारे वेरिएशन सोच पाओगे। देखो सोचने का एक बहुत ही पॉजिटिव चीज ये है कि आप लिखोगे अगर कोई चीज, तो लिखने में हो सकता है काफी समय लगे, आप बोलोगे कोई चीज, उसमें भी हो सकता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट बोलने में आपको वक्त लगे, लेकिन अगर आप सोचते हो तो आप लाइट की स्पीड से भी तेज सोच सकते हो, तो आप बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में सोच सकते हो। तो एक बार सोचो जरूर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते थे। अब जो बच्चा तेज होता है उसको इतना पी बाई टी वगैरह करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में भी इसका रिलेशन आ जाता है, बैरोमेट्रिक वेरिएशन में भी रिलेशन आ जाता है कि भाई पी और रो का और टी का रिलेशन बच्चों को याद होता है जनरली, तो पी बाई टी उनको पता होता है कि रो आर बाई एम होता है, तो उससे वो क्या करते हैं ना फटाफट से बता देते हैं, उसमें उनको इतना करने की जरूरत नहीं थी, और आपको भी शायद करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे बस समझाना था तो इसलिए मैंने उस तरीके से किया इस चीज को। अगला सवाल जो है हमारे पास सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या है देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, द आइस पॉइंट ऑफ द स्टीम पॉइंट आर 8 and 10 ohm respectively, then after inserting it in a hot bath of temperature 400 डिग्री से, the resistance of the copper wire will be। तो यहाँ पे देखो सवाल में हमसे पूछा ये गया है कि भाई अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 8 एंड एट स्टीम पॉइंट इज 10, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 आता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसके बाद बताना कि आफ्टर इंसर्टिंग इट इनटू अब हॉट टब बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस पे अगर ला देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर डेल्टा आर में पूछूं क्या होता है, तो डेल्टा आर होता है आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई तो डेल्टा आर कितना है, अगर 8 और 10 का वेरिएशन देखेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड इनिशियल क्या है 8 है, इंटू अल्फा की वैल्यू पता नहीं अपने को, डेल्टा टी कितना है 100, क्यों है 100 इसलिए है क्योंकि एक आइस पॉइंट है और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब आइस पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में सर कहेंगे सर आपने क्या केल्विन में रखा है डिग्री सेल्सियस में रखा, तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको कैसे रखते हो, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई देखो बच्चा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स, सो 1/400, ठीक। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारी सॉर्ट हो गई। अब क्या पूछा है कि भाई टेम्परेचर अगर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या सीन होता है, तो देखो 0 पे 8 है, 400 पे अपने को निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि चेंज जो है आर फाइनल माइनस 8, समझना इस बात को, आर फाइनल माइनस 8, दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू अल्फा इज 1/400 इंटू डेल्टा टी इज 0 to 400 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 400 कैंसिल हो गया, ये 8 उधर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 16 ओम्स। तो बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ पे करना क्या था हमें, बेसिकली डेल्टा आर वाला रिलेशन याद होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, हाँ कह सकते हो, है ना, ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट यहाँ पे सिंस हीट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या था, अल्फा निकालना था पहले रिलेशन से, उसको दूसरे रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना था और उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो आसान सवाल था फिर से एक बार, और 16 आपका आंसर है, इसको देखना है तो आप इसको एक बार देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसको बहुत बेसिक से किया गया है, बट डेल्टा आर का फॉर्मूला लगाओ पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं अपने सवाल नंबर 22 पे। अब सवाल देखते हैं क्या है हमारा। 22nd क्वेश्चन जो है वो कहता है ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस, दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में किस तरह से चेंज होता है और उसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में किस तरह से चेंज होना है। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो गलती आप करोगे तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हो तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट यहाँ पे
तो ये क्या है, जैसे मान लो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 से लेके 100 तक की दूरी तय करनी पड़ती है अगर आप मेल्टिंग से बॉइलिंग में जाना चाहते हैं तो। और करस्पॉन्डिंगली अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है 32, और उसके बाद अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गैप है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है, और यहाँ पे जो गैप है वो 180 डिग्री सेल्सियस का है। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो इसका मतलब क्या है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया, अगर 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में कितना चेंज आ जाएगा, 40 इंटू 1.8 का। सवाल खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया था, तो आंसर आपका 72 आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया था कि आपको निकालना है कि 40 डिग्री सेल्सियस आपका कितने में कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे ये पूछा था कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना चेंज फ़ारेनहाइट स्केल पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आती है। कभी कभार ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू सेम आता है ना। उसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ऑल्दो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ सच दैट आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि कभी भी आपको स्केल या कन्वर्जन करना हो कि एक स्केल से दूसरे स्केल तक जाना है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्केल में आप वैल्यू लिखें माइनस मेल्टिंग पॉइंट लिखें डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ स्केल। सो फॉर एग्जांपल अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल में लिखना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो भी वैल्यू है -0 डिवाइडेड बाय 100 -0, दिस विल बी इक्वल टू जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू है डिग्री फ़ारेनहाइट में -32 डिवाइडेड बाय 212 -32, एंड दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू इन केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 373 -273। तो आपको ये समझ में लेना है कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये वैल्यू हर एक स्केल में कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कभी कन्वर्जन आ जाता है कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना है या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है, या फिर कोई अननोन स्केल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन्ड है और आपको डिग्री सेल्सियस को अननोन स्केल में कन्वर्ट करना है, तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसे कर सकते हैं। तो आसान सा सवाल था, कुछ कठिन सवाल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक जानना था, बाकी एज सच सवाल में कुछ नहीं है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास वो क्या है, देखो द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो एसटीपी पे बताना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेसिकली। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमको बताना क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उसकी स्पीड कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है बेसिकली स्पीड निकालने का वो क्या है हमारा, ऑक्सीजन नहीं मतलब किसी भी गैस में अगर साउंड की स्पीड निकालनी है तो वो होती है गामा RT बाई एम। तो अब मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, गामा आपको कैसे पता चलेगा, गामा आपको ऐसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन है इट्स अ डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस में गामा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको गामा का वैल्यू नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो गामा का वैल्यू अगर आप निकालने की यहाँ कोशिश करोगे, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है, गामा की वैल्यू होती है CP/CV, और या फिर इसको याद ऐसे रख सकते हो F+2/F से, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायटोमिक गैस का वो 5 होता है। तो गामा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन का जो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसको तो आपको पता ही है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता ही होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एसटीपी पे 273 आप यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख दोगे, आर की वैल्यू रख दोगे, गामा की वैल्यू रख दोगे। गामा आपका 7/5 उसको आप डिवाइड करके तो 1.4 ही आ जाएगा, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास लिखा है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो इस फॉर्मूले में अगेन आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पे गेज करने की कुछ चीज़ें क्या जरूरत है कि जैसे ऑक्सीजन का आपको कॉल लेना है कि डायटोमिक है मोनोटोमिक है, आपको याद होना चाहिए। जैसे कोई मोनो, जैसे मान लो अगर कोई नोबल गैस आती है तो नोबल गैस का आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोमिक गैस होगी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब डायटोमिक गैसेज है। तो इससे आपको गामा निकालने में मदद मिलेगी, और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। या फॉर्मूला पढ़ते का, फॉर्मूला आप साउंड में भी पढ़ते हो है ना, जब बोला जाता है कि साउंड प्रोपगेशन न्यूटन ने माना कि इट वाज एन आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, फिर उसके बाद लाप्लास है कह रहे नहीं नहीं ये तो आप गलत बोल गए है ना, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला निकाला, तो ये वहीं का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा सवाल में कुछ नहीं था, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे गामा आ गया, अदरवाइज ये साउंड वाले में भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगला सवाल जो है हमारे पास सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या है, देखो अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो समझिए यहाँ पे कि दो गैसेस हैं, एक तो गैस है आपके पास आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, इसका मतलब इसका अगर मैं पूछूं कि मोनोटॉमिक है डायटोमिक है क्या है, तो नोबल गैस है, अपने में खुश है ये, तो मोनोटॉमिक है। ठीक है, इसको किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं रखनी है, संत टाइप की है ना। और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास डायटोमिक है, इसका गामा अलग होगा, और उसके बाद टेम्परेचर दोनों का सेम है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेनी है अपने को, ये मैंने बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं भी लेनी होती है, और उसके बाद टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपने को निकालनी है। अब इंटरनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV और
डेल्टा टी, जो भी मतलब चेन में टेम्परेचर आया हो। अच्छा भाई, अगर हमें दोनों गैसेस का लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा भाई जो यू टोटल है वो दोनों का मिला के होगा। अब दोनों का मिला कितना होगा, 8 मोल्स ऑफ आर्गन है, तो इसका मतलब 8 आ गया मोल्स की जगह पे। आर्गन मोनोएटॉमिक है तो इसका मतलब सीवी की जो वैल्यू है वो F/2R होती है, तो मोनोएटॉमिक है तो 3/2R हो गई, और इसके बाद टी लिख दिया आपने। और प्लस अब की बार दूसरे वाले की भी लिखनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं आपके पास, और उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, वो होता है 5, है ना, डायटोमिक गैस होती है। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 5/2 एंड इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 15 हो जाएगा, और यहाँ से 4 12, तो 15 और 12 आपका 27 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आसान सा सवाल था, बेसिकली आपको बेसिक पता होना चाहिए कि गैस देख के आपको पहचानना आना चाहिए कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है, जैसा भी सीन है उस हिसाब से आप अपना सीवी गामा सीपी जो भी रिक्वायर्ड है उस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सीवी के वैल्यू के निकालने के बाद आपको अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो आपको सीवी की जरूरत है, तो आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। तो आंसर आपका आरटी के फॉर्मेट में ही था, तो उस तरह से हमने इस आंसर को लिख दिया है। तो इंटरनल एनर्जी की कभी बात हो, इंटरनल एनर्जी की बात में आपको याद रखना है कि एनसीवी डेल्टा टी से आपका काम हो जाता है। अगर किसी का स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पूछ रहे हैं तो एनसीवी टी से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे कला हमारी टेस्ट की जा रही थी कि भाई आप कितना बढ़िया पहचान लेते हो, है ना। बाकी हाँ, यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, और ये पीडीएफ जो है ये आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल होगी। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि इस पीडीएफ को आप एक बार डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको पेपर के टाइम पे जब इसका रिवीजन करना हो तो आप बहुत क्विकली इसके गो थ्रू एक बार खोलोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा चैप्टर का कि किस तरह का क्या है सीन चैप्टर में। अच्छा, अगला जो सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, तो ये हमारा मतलब सोल्यूशन ऐसा कुछ दिखता है। अगला देखो क्या है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स 2 आइसोबारिक प्रोसेसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस देन। तो ये दो प्रोसेसेस हैं और ये दोनों प्रोसेस आइसोबारिक हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उनका प्रेशर कांस्टेंट है, और एक का प्रेशर P1 प्रेशर पे पूरा प्रोसेस किया गया है और दूसरे का P2 है, इसका मतलब P2 प्रेशर पे पूरा काम किया गया है। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, ये देखो इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर कम है। अब बच्चों एक बात समझो कि इस तरह के सवालों में मैंने बताया था कि ऊपर भी एक सवाल आया था पी इक्वल टू एनआरटी, और वो डेंसिटी वगैरह का अपना रिलेट करना था, तो उसी तरह का फिर से सवाल आ गया ये। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था उस सवाल के टाइम पे भी कि अगर आपको एक ग्राफ गिवन है तो ऐसा नहीं कि आपको उस ग्राफ से स्टिक करके रह जाना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ सोच के रखने हैं, क्योंकि इधर उधर थोड़ा बहुत सवाल होकर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है कि आपका ओवरऑल एक पिक्चर बन जाता है कि यार कोई भी ग्राफ नया आएगा तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, और ग्राफ ये मैंने पहले से सोच रखा है, और किस तरह से एनालिसिस करना है ये भी मैंने पहले से सोच रखा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप जब क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो आपको ऐसा सरप्राइजिंग फील नहीं होगा। तो अब यहाँ सवाल में वापस आते हैं कि V और T गिवन है, तो यहाँ का स्लोप सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भाई PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अब इसके बेसिस पे हमें रेशियो निकालना है V और T का, तो इसका मतलब क्या है कि V/T जो होगा वो मेरा NR/P के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, V/T मेरा स्लोप है, और स्लोप जो है वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका P कम, और जिसका स्लोप कम उसका P ज्यादा। अगेन फिर से समझा रहा हूं, जिसका स्लोप ज्यादा उसका P कम, क्योंकि V/T यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये V/T जो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसका V/T ज्यादा उसका P कम, जिसका V/T कम उसका P ज्यादा। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, P2 का ज्यादा है। स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, ये P2 का ज्यादा, तो इसका मतलब उसका प्रेशर कम, और P1 का स्लोप कम तो उसका प्रेशर ज्यादा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, खत्म। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा लोग, हाँ एवरीथिंग इज फाइन। वो क्या होता है कभी कभी चेक करना पड़ता है ना, तुम तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अगला जो हमारे पास सवाल है बच्चा लोग वो है द पैरामीटर दैट रिमेन सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस दैट अ गिवन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो गई कि हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो सारी गैसेस के लिए सेम है, नहीं बदलता है वो। तो देखो मास तो सारी गैसेस का सेम नहीं होता ना यार, अपना अलग अलग मास है सबका, सबकी अपनी अपनी मर्जी। मोमेंटम भी सबका अलग हो सकता है, स्पीड भी सबका अलग हो सकता है गामा वामा की वैल्यू के ऊपर, है ना। बट एक बात समझो कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ kT के बराबर ही होगी। ये फैक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल वो नहीं बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओनली टर्म है लाइक वो काइनेटिक एनर्जी है, सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ और खास नहीं था हमारे पास, तो इतनी सी बात है ना। अच्छा भाई अगला देखते हैं क्या है। देखो अगला सवाल तो इतना हलवा आ गया कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। सवाल देखना क्या है,
A block of ice at minus 10 degree Celsius is slowly heated and converted into steam at 300 degree Celsius. Which of the following curves represent the phenomenon qualitatively? Qualitatively का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आपको मोटा मोटा देखना है. क्वालिटेटिवली का मतलब होता है मोटा मोटा. क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि डिटेल में एकदम नंबर के साथ, है ना. तो यहाँ पे क्या है, मोटा मोटा देखना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को. तो सबसे पहले ये मान के चलो कि अगर आइस जो है वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो तुरंत मेल्ट नहीं कर जाएगी. ये बात समझने वाली है पहले कि वो तुरंत मेल्ट नहीं करेगी. तो अब वो कब मेल्ट करेगी, जब उसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो पहले -10 से 0 तक जाएगी. अब जब 0 पे पहुंच जाएगी तब उसकी मजबूरी है. तो 0 की मजबूरी देखने के बाद फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी कि अब मेल्ट हो ही जाते हैं जब हीट दी ही जा रही है. तो अब मेल्ट जब वो होना स्टार्ट करेगी तो उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, और फिर उसके बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा. लेकिन जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस -10 से 0 डिग्री सेल्सियस जाना. तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस जाना टेम्परेचर चेंज प्रोसेस है, फेज चेंज प्रोसेस नहीं है. 0 डिग्री सेल्सियस के बाद फेज चेंज होगा. तो बी ग्राफ अगर हम देखते हैं तो उसमें पहले फेज चेंज दिखा दिया है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. अगर आप सी देखते हो तो यहाँ पे तो भाई स्ट्रेट लाइन टाइप का ही बन गया. तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो स्लोप ही इन्फिनिटी कर दिया इन्होंने और 90 डिग्री बना दिया एंगल. और जो तीसरा वाला देखोगे इसमें भी एंगल वगैरह का सीन है. तो यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. आपको जैसे ही पता चलिए कि -10 से पहले 0 जाएगा तो ए के अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता है. यहाँ पे ए के अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है बच्चा वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे गिवन है कि -10 डिग्री सेल्सियस से सबसे पहले क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट होगा आइस टू वाटर. तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कन्वर्जन स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद वाटर का कन्वर्जन स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर राइज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप उसको फिर से हीट देना स्टार्ट करते हो. तो इसका आंसर जो था वो ए था, और ए ही केवल ऑप्टिमम आंसर लग भी रहा जाता, और बाकी सब तो वैसे ही आप देख के बता देते ये सारे गलत है. ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 28. अब 28 क्या है देखते हैं इस चीज को. If 3 moles of monatomic gas, gamma 5/3 is mixed with 2 moles of diatomic gas, gamma 7/5, the value of adiabatic constant gamma for the mixture is. अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं. अगर आपको इफेक्टिव गामा का फॉर्मूला याद है तो आप इफेक्टिव गामा के फॉर्मूले से कर सकते हैं. अगर आपको इफेक्टिव गामा का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको इफेक्टिव बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं सिखाता हूँ. इफेक्टिव गामा वाला आपके लिए होमवर्क है, वो आप ट्राई करना. ठीक है, तो एफ ऑफ द मिक्सचर अगर आपको निकालना है कभी भी, तो एफ ऑफ द मिक्सचर होता है F1N1, ठीक है, प्लस F2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, है ना. ये हो गया आपके पास F इफेक्टिव का. अब इसके लिए आपको पहले वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरे वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो F1 है वो मोनोटॉमिक गैस है. मोनोटॉमिक गैस का मतलब क्या, F1 हो गया 3, और दूसरी वाली है वो डायटॉमिक गैस है. इसका मतलब दूसरे वाले का F2 क्या हो गया, 5 हो गया. बस, तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का कितना है. और जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिक्सचर का मिल जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, गामा आपको पता है ना, गामा आपको पता है क्या होता है, F प्लस 2/F होता है. तो इसको 1 प्लस 2/F भी लिख सकते हैं मिक्सचर का, और यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा. तो देखो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल था. इस सवाल को अगर आप थोड़ा भी ध्यान देके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट से. तो कैलकुलेशन क्या है बच्चा लोग, देखो F1 इज इक्वल टू 3 लिया, F2 इज इक्वल टू 5 लिया, N1 इज इक्वल टू 3 लिया, N2 इज इक्वल टू 2 लिया. तो यहाँ पे N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कर दोगे फटाफट से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वैल्यू. और उसके बाद जैसे ही उसको 1 प्लस 2/F वाले में अप्लाई करोगे तो 1.52 आपका आंसर आ जाएगा. तो देखो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी ही है. मेरा मेन एजेंडा यहाँ पे ये था बताना कि कभी भी आपके पास मिक्सचर का क्वेश्चन है तो या तो आप उसको गामा मिक्सचर के फॉर्मूले से कर लो, और अगर गामा मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के मिक्सचर के फॉर्मूले से कर लो. तो देखो बहुत सारे ट्रेट हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप किसी भी तरीके से अप्रोच क्वेश्चन को कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अप्रोच किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के तरीके से. आप इसको एक बार करके देखना गामा इफेक्टिव के तरीके से, और उससे देखना क्या आंसर आ रहा है. और फिर अगर आपका आंसर मैच करता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और अगर आपके पास इसके अलावा भी, इन दोनों के अलावा भी कोई अलग सा तरीका है कि नहीं सर इसको इस तरह से भी कर सकते हो, तो वो तरीका भी जरूर शेयर करना. ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सीपी वगैरह से रिलेट करके कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हो, बट उतना लंबा ट्रैजेक्टरी फॉलो करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से. ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 28. अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे. अगला सवाल जो है हमारे पास, देखो बच्चा क्या है, 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर शोन इन द फिगर. द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस AB आर CA एंड CB, एंड द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम
आर रिप्रेजेंटेड बाय Cp एंड Cv रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दो प्रोसेस दे रखे हैं, एक तरफ log p है, दूसरी तरफ log v है। वो शायद आपको दिख ना रहा हो बट वो log v है, ठीक है, log v। तो log p है और log v, इनके बीच में ग्राफ बना हुआ है और इससे हमें बताना है कि Cp Cv वगैरह के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले एक बात सोचो कि अगर log p और log v के बीच का ग्राफ है, अगर log p और log v के बीच का ग्राफ है तो उसका मतलब ये है कि log p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स log v। ठीक है, समझ गए होगे, इतनी बात तो समझ गए होगे। अब क्या होता है कि अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट है मतलब वो वैल्यू आप कांस्टेंट के बराबर ले सकते हो। ठीक, तो स्लोप की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट के बराबर है और कांस्टेंट यहाँ पे एक बी के लिए 45 डिग्री दे भी रखा है तो आप उसको 1 ले सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू, है ना, log v, उसके साथ कुछ कांस्टेंट लिख देंगे। अच्छा ठीक बात है ये। अब उसके बाद क्या है कि जो log होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप लिखते हो log p इज इक्वल टू सम वैल्यू, है ना, गामा में लिख नहीं रहा हूं बट आप लिख सकते हो चाहो तो गामा, और यहाँ पे log v होता है। तो ये जो होता है n log m को आप log m टू द पावर n लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, बेसिकली देखो log p इज इक्वल टू log v टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। log p को क्या लिख सकते हैं, log v टू द पावर गामा लिख सकते हैं। अब क्या है कि दोनों तरफ से log अगर गायब कर देते हो आप, तो ये आपके पास बच जाएगा बेसिकली pv टू द पावर माइनस गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो इस टाइप की वैल्यू आपकी आ जाती है। अब इस वैल्यू से क्या पता चलेगा आपको, इस वैल्यू से ये पता चलेगा कि P और V के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे ग्राफ जो गिवन है आपको वो केवल इसलिए गिवन है ताकि आप P और V के बीच का वैल्यू निकाल सकें। और एक बार आपको P और V के बीच का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद CV CP ये सब निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, क्योंकि फिर तो आपको पता है कि पॉलीट्रॉपिक टाइप का प्रोसेस है तो उसका रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लिखने की जगह तो बहुत ज्यादा है नहीं मेरे पास स्पेस, तो हम डायरेक्ट इसी को देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या है, log p इज इक्वल टू गामा log v है ना, log p इज इक्वल टू गामा log v है। तो अब यहां से लिखोगे तो pv टू द पावर गामा आ जाएगा, उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो pv टू द पावर माइनस गामा दैट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब आपको पता है कि जो हीट कैपेसिटी लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, किसी भी मतलब आप ऐसा मान लो कि आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिख रहे हो या फिर किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी लिख रहे हो तो रिजल्ट इसी टाइप का आता है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस गामा है तो 1 प्लस गामा लिख दिया। अब इसको आइडियाबैटिक कांस्टेंट ना समझिए आप, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास ये है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन टाइप का कर्व है तो pv टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आपको जो स्लोप है वो आपका आ रहा है 1, है ना, स्लोप जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्लोप किस टाइप का रिलेशन का आ रहा है, आइसोथर्मल टाइप के रिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे pv टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो आप। अब उसके बाद cp की भी वैल्यू आप लिखोगे गामा की जगह 1 डाल के, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद cp होता है cv प्लस r, तो इसको आप कंपेयर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मतलब टफ सवाल नहीं है, आसान सवाल ही है। बस आपको log p और log v ग्राफ से ये समझ लेना है कि log p log v से मुझे मिलेगा क्या, और एक बार log p log v से आपको मिलेगा क्या वो फिगर आउट कर लेते हो तो उसके बाद आपको देखना है कि उसका स्लोप कितना गिवन है ना। क्योंकि आपको याद दिला देता हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा अनक्लियर हो सकता है कि pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इस केस में जो स्लोप लिखते हैं ना dp बाई dv, वो लिखते हो आप गामा p बाई v। ठीक है, माइनस ऑफ गामा p बाई v, इस तरह से आप स्लोप लिखते हो। अब सोचो कि अगर यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो 1 ही हो जाए, है ना, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 1 ही दे रखी है आपको, क्योंकि tan 45 डिग्री वहां पे आपको दे रखा है, log p और log v के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आसान सवाल था, कुछ भी ऐसा इसमें एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आपको ये समझ में आ भी गया होगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल दिस क्वेश्चन में कुछ एरर्स हैं, है ना, वो एरर्स ये है कि आंसर शायद मैच नहीं होता है ना, जो ऑफिशियल की दी हुई है। तो वहां आप एक बार देख सकते हो इस सवाल को, बट हाँ एनालाइज को कैसे करना था वो हमने यहाँ पे देखा। अगला जो सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे फिर से आरएमएस वेलोसिटी का सवाल है। आरएमएस वेलोसिटी के सवाल में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रखो कि उसकी जो वेलोसिटी है आरएमएस वो ऑक्सीजन से मैच कर जाए। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा उस पे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रखो जिसपे ऑक्सीजन पे जो 47 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी आती है वो मैच कर जाए। तो हाइड्रोजन के साथ सीन ये है कि हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है, ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो डायटॉमिक है। तो दोनों के लिए आपको पहले तो आरएमएस स्पीड लिखनी पड़ेगी। तो आरएमएस स्पीड आप लिख दोगे तो वहां पे खैर मोनोटॉमिक डायटॉमिक का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3RT/m आ गया, ये हाइड्रोजन का लिख दिया आपने मान लो, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 तो चेंज होगा नहीं, R तो चेंज होगा नहीं, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपको गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, अगर इसको केल्विन में लिखते हैं तो 47 प्लस 273 विच इज 320। तो यहाँ पे आप 320 लिख दोगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बस कुछ नहीं है, दोनों तरफ से कैंसिल करके T निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें भी।
आपको बस इतना ध्यान देना था कि भाई किस तरह से आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो घूम फिर के देखो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिखना, उसी को सॉल्व करना, इधर उधर से करना है, और कुछ इसमें खास कैलकुलेशन नहीं है। और कुछ ही सेगमेंट थे जहां से सवाल घूम घूम के आ रहे हैं, आरएमएस स्पीड से क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी से घूम घूम के आ रहे हैं, कुछ प्लॉट से क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, जहां पे पीवी की पावर डिफरेंट डिफरेंट करके उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क डन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब 8-10 पॉइंट्स है जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, और इनको अगर आप एक बार देख के जाएंगे तो आपका 100% चांस है कि क्वेश्चन पेपर में आप नहीं फंसोगे कहीं भी। ठीक है, अगला है हमारे पास सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 क्या है देखो, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग 2 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर एट 1.38 atm। तो यहाँ पे निकालना क्या, देखो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग दीज मेनी मॉलिक्यूल्स। तो गैस के पास इतने तो मॉलिक्यूल है भाई पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, और प्रेशर इतना है। अब हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है। तो बिल्कुल देखो सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो के की वैल्यू गिवन है, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना है। अब टेम्परेचर निकालने के लिए कभी भी आपको अगर निकालना होता है तो टेम्परेचर आप कैसे निकालते हो, फिर से समझना मेरी बात। टेम्परेचर निकालना है किसका, प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर में तो दिक्कत नहीं है, प्रेशर आपको गिवन है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर भी गिवन है आपको के भी गिवन है, और आपको टेम्परेचर निकालना है। तो कौन सा रिलेशन है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो आप ये याद करने की कोशिश करो कि रिलेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला हम लगा सकते हैं। अब बात यह आती है कि भाई टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या करोगे, टी हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि एन की वैल्यू क्या है ना, पी की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यूज की जरूरत हमको पड़ सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो के क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ गया, जस्ट 1 सेकेंड, के की वैल्यू हाँ यहीं पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखने की जगह है। तो यहाँ पे समझते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिया, ठीक, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसके साथ साथ हमें इसमें कन्वर्ट करना है कि भाई ये जो है वो के की टर्म्स में कैसे आएगा। तो देखो पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, देखो एक मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और फाइंड आउट करना चाहते हो कि कितने बंच ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अच्छा भाई, आर बाई जो एवोगैड्रो नंबर होता है, आर बाई एवोगैड्रो नंबर, उसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन, और यहाँ पे के टी डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, मतलब इतना ही बचेगा। हाँ, अब क्या है कि P को लिखना है तो ये n बाई वी लिख सकते हैं इंटू के इंटू टी। अब ये n बाई वी क्या है बच्चों, n बाई वी ये है जो आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन था। n बाई वी क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, तो ये पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रेशर आपको गिवन है क्वेश्चन में, n बाई वी गिवन है आपको क्वेश्चन में, k गिवन है आपको क्वेश्चन में, और t आपको निकालना है। तो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, बट दो चीजें याद होनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल जो है वो मास बाय मॉलिक्यूलर मास से भी लिखा जा सकता है, और इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से भी लिखा जा सकता है। तो ये पहली चीज याद होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या याद होनी चाहिए कि गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। अगर ये दो चीजें याद हैं तो इस सवाल में गलती होने की आशंका नहीं है। अब बस यहाँ पे थोड़ी चीजें याद रखना कि जैसे 1.38 ATM दिया हुआ है तो 1.38 मत लिख देना, उसको कन्वर्ट कर लेना पास्कल्स में, तो इसीलिए ये फैक्टर जो है आपका मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद क्या है दूसरी चीज सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरह रखोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, टी निकालना है, टी को आप सॉल्व करोगे तो 500 केल्विन अप्रॉक्स आ जाएगा। तो फिर से आप सवाल में देखो, हमें बेसिकली यहाँ समझना इतना सा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इफेक्टिवली कैसे लगा सकते हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे लगा सकते हैं, वो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 500। तो 500 केल्विन के आसपास आता है, एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है इस कैलकुलेशन में, बट आपका जो नियरेस्ट मिलेगा वो 500 मिलेगा। और सिंस बाकी सारे बहुत ज़्यादा ऑफ है ना, 300, 200, 100, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगला हमारे पास 32 क्या है देखो, n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस F is equal to 6 must be mixed with the 2 moles of a monatomic gas so that the mixture behaves like as a diatomic gas। क्या मतलब हुआ देखो, n moles of a polyatomic gas, तो polyatomic gas है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, ये गिवन है। must be mixed with 2 moles of monatomic gas, मतलब जो दूसरी गैस है हमारे पास वो मोनोटॉमिक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है ना, मोनोटॉमिक है। उसके बाद क्या है, दैट द मिक्सचर बिहेव्स एज डायटोमिक, मतलब जो रिजल्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की गैस को आप एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की गैस के साथ मिक्स करें सच दैट द रिजल्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वो कितना है, 5 है। तो किस तरह से मिक्स करना होगा वही अपना सवाल है, देखो सिंपल सी बात है। तो क्या है कि n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक, तो इसका मतलब f ऑफ मिक्सचर निकालना है। अब जो पहला है गैस, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो यही याद कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है F1N1 प्लस F2N2 डिवाइडेड बाई N प्लस N2, ये अपना फॉर्मूला होता है। सिंपल घूम फिर के देखो वही फॉर्मूला फिर से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, F1 तो अपना 6 हो गया इंटू N, एंड देन प्लस F2 की वैल्यू कितनी है देखो,
F2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो मोनोटॉमिक है तो 3 हो गई, है ना, और कितना मिक्स किया गया उसका 2 मोल्स मिक्स किया गया, डिवाइडेड बाय n+2, और मिला के इसको कितना बनाना है 5 बनाना है, खत्म हो गया सवाल। तो देखो कुछ भी इसमें करना नहीं था, अगेन फिर से मैं बताऊंगा, इस सवाल में भी आपको क्या है बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन करनी थी, है ना, और आपको एफ मिक्सचर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो मिक्सचर का फॉर्मूला याद नहीं है तो डजंट मैटर कितना बेसिक कैलकुलेशन हो, आप कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का देखो मूल मंत्र यही है कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज एकदम याद होने चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और क्वेश्चन देखो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कहूँगा सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं आपको एनालिटिकल स्किल भी यूज़ करनी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आर फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूलाज ठीक से याद हैं तो आपकी क्वेश्चन पे गलती नहीं हो सकती है, इस बात पर विश्वास रखिए। और मेरे ऊपर विश्वास मत रखिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ पेपर में जो आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हो ना, तो उस पर विश्वास रखो, उससे आपको ये पता चल रहा है कि बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत सारे आ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना हमें मदद कर सकता है फॉर श्योर 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या है भाई, इसको 5n + 10 लिख दोगे, इसको फिर 6n + 6 लिख दोगे, है ना। अब इसके बाद इसको ट्रांसपोज थोड़ा बहुत कर लो, है ना, तो n = 4 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। कुछ मतलब एज सच इस सवाल में नहीं था, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्यूशन है, कुछ कुछ दिखता है, आप एक बार देख लो। हाँ, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चा, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग कभी कभी हो सकता है ना समझ में आए, तो इस तरह से सॉल्यूशन यहाँ पे इंक्लूडेड है, ताकि आप इस सॉल्यूशन को देख के एटलीस्ट समझ पाओ कि क्या लिखा गया है, ठीक है। तो n1 f1 + n2 f2 डिवाइडेड बाय n + n2, इस फॉर्मूले को आप लगा दोगे, आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, ऐसा कुछ खास इसमें डाउट नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is taken from original state A to an intermediate state B by a linear process as shown in the figure. The volume is then reduced to original volume from B to C by an isobaric process, ठीक है। एंड द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम A to B and B to C। देखो A to B and B to C का ही वर्क डन पूछा है, क्योंकि इनको पता है कि C to A का वर्क डन 0 है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है फिर वो आइसोकोरिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है कि यहाँ पे आपको शायद 7 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, ताकि गैप जो है वो 4 मीटर क्यूब के आसपास रहेगा, वो लोगों के पीछे छुप गया है, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब आपको पता है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक्सपेंशन वाला देखेंगे, तो एक्सपेंशन वाला जब आप देखेंगे तो आपको इतना एरिया मिलेगा, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा, तो ये वर्क डन हो गया A to B प्रोसेस का। अच्छा भाई, अब जो B to C वाला प्रोसेस है उसका अगर वर्क डन निकालना है तो बेसिकली आप P डेल्टा V डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट अगर उसको ग्राफिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करोगे तो ग्राफिकल टर्म्स में ये पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया क्या है, कंप्रेशन वाला है, बेसिकली कंप्रेशन वाला वर्क डन कितना हुआ वो। तो टोटल जो हमने पहले निकाला वो क्या था, पॉजिटिव वर्क डन था, और ये कंप्रेशन वाला वर्क डन क्या है, जो नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है कि ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ऐसे कर सकते हो, है ना। तो सिंपल सा सवाल है, कुछ ऐसा खास सवाल में नहीं है, है ना। और अगर इसका वर्क डन निकालना है तो बेसिकली एरिया की कैलकुलेशन से आपका वर्क डन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ। तो सबसे पहले तो ये 7 जो गायब है उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 7 जो है वो गायब है, इसको लिख लेना बच्चों, ये थोड़ा लोगों के पीछे छुप गया है, अगली बार से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। तो देखो क्या किया गया, सबसे पहले तो ए बी का एरिया वर्क डन निकाल लिया, है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इस करके ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया है। उसके बाद क्या किया है, बीसी प्रोसेस के लिए नीचे वाले का एरिया निकाल लिया है, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया है, उससे आंसर आपका आ जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा ही सवाल है ना, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था और आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, इजी है। तो यहां से हमारे पास जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33 था ना यहाँ, तो 33 यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो एक बार आपको देखना हो तो आप देख लो, यूनिट्स वगैरह सब लिखी हुई है, बहुत ही आसान सा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा सीखने वाला भी नहीं है, और आपको ये सीधे पता भी होती है। अब इन सब सवालों में अगर आप गलती करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो आपको इन सब सवालों में गलती नहीं करनी है, आपको एरिया वगैरह ठीक से फाइंड आउट करना है। अगर आप एरिया वगैरह ठीक से फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स के सवाल हो या फिर जो हमने इससे पहले किया था मॉडर्न फिजिक्स के सवाल है, इनमें दो चीज़ों में एक चीज़ का जरूर ध्यान देखना है कि यूनिट्स जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो यूनिट्स वगैरह जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक बार देखते चलें, है ना, अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर यूनिट्स में मिसमैच हो गए तो आपकी पूरी कैलकुलेशन सही होगी, आपका प्रोसेस सही होगा, फिर भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यूनिट्स में गलती नहीं करनी है, यूनिट्स आपको एकदम इंटैक्ट रखनी है। बाकी प्रोसेसेस तो आप सबको आते ही होंगे, बट कभी कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स लॉस हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, उसमें आप सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स लूज ना करो। तो उसके लिए कुछ टिप्स यही है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, लास्ट
पॉइंट पे मतलब आके आप अपनी वैल्यूज पुट करो और फिर सॉल्व करो। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर हो सके तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन के साथ साथ आप क्या करो, यूनिट्स की भी कैलकुलेशन करते चलो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स लिख रहे हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख रहे हो, तो फोर्स का जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो अगर आप इस तरह से यूनिट की भी कैलकुलेशन साइड वाइज करते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और यूनिट की जो गलतियां होती हैं वो आपसे यूनिट की गलतियां नहीं होंगी। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप करते चलो, उसके साइड में यूनिट्स की भी कैलकुलेशन करते चलो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 800 जूल आ जाएगा। और बेसिक सवाल था, इससे अच्छा सवाल था वो जो सर्कल वाला हमने किया था, वो इससे बेटर लगा था मुझे। अच्छा भाई, अगला जो सवाल है हमारे पास 34 क्या है देखो। Two vessels A and B are of the same size and are at the same temperature. A contains 1 gram of hydrogen and B contains 1 gram of oxygen. PA and PB are the pressures of the gas A and PB respectively. अच्छा भाई, तो अब हमें निकालना क्या है, PA by PB का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे सवाल फिर से बहुत ही आसान सा है। सवाल क्या है कि दो वेसल है अपने पास और सेम साइज के हैं और सेम टेम्परेचर पे हैं। अच्छा भाई, इससे क्या हुआ, A contains 1 gram of hydrogen and B contains 1 gram of oxygen। तो अब हाँ सेम कंटेनर है, उसके बाद क्या है PA PB। हाँ, तो इसमें देखो दो चीजें सवाल में लिखी हुई हैं। पहली चीज जो सवाल में लिखी हुई है जिस पर हमें ध्यान देना है कि TA इक्वल टू TB है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद क्या है कि सेम साइज के कंटेनर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम साइज के कंटेनर का मतलब VA इक्वल टू VB है, ये भी बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लिखता हूं तो PV इज इक्वल टू NRT लिखता हूं तो P1 और PA VA दिस विल बी इक्वल टू NA R TA। और इसी तरह से अगर मैं PB VB दिस विल बी इक्वल टू NB R TB लिखता हूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं तो VA और VB सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो PA बाई PB आ जाएगा और इसके साथ साथ RR भी कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर भी सेम है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा NA बाई NB। और NA बाई NB अगर हमने निकाल लिया तो हमारा सवाल खत्म हो गया, कुछ भी करना ही नहीं था इसमें। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। तो आप बस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसी कैलकुलेशन देखोगे तो ये रही हमारी कैलकुलेशन कि आप दोनों वैल्यूज लिख लो। दोनों वैल्यूज लिखने के बाद क्या करो, आप उनको डिवाइड कर लो तो NA और NB वैल्यू आ गई। अब आप उसके बाद मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास दोनों में लिख सकते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और आपका आंसर 16 आ जाएगा। तो देखो सवाल बहुत ही आसान है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ कि PV इज इक्वल टू NRT का बेसिक एप्लीकेशन था। तो इस तरह के बेसिक सवाल आ रहे हैं, तो इस बेसिक सवाल के लिए भी आपको तैयार रहना है कि इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ही टफ प्रिपेयर करने लगते हो और उस टफ प्रिपेयर करने के चक्कर में आपको लगता है कि सारे सवाल जो आएंगे पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से ही आएंगे, तो आप सवाल पढ़ते ही उसमें कुछ आइंस्टाइन लेवल का दिमाग लगाने लगते हो, बट ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो बेसिक लेवल के ही आते हैं, तो आपको बेसिक लेवल का भी सोच के चलना है। और अगर आपका सवाल आधा एक पन्ने से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब मोस्टली आप गलत ही जा रहे हो। कभी कभी सवाल लंबे होते हैं, ये मैं मानता हूँ, कभी कभी लंबे होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स आधा एक पन्ने से अगर ज्यादा जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आप वहीं पर रुक जाओ, है ना। तो आपको देख के चलना है कि भाई मेंस एग्जाम जो है, देखो कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो मेंस हो, बिट्स हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, तो इन एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपसे एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही एक्सपेक्टेड होती है। बट एडवांस वाली अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस में एक्सपेक्टेड नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मेंस का आप पेपर दे रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाँ यार एक सर्टेन लेवल है, उसको क्रॉस नहीं करेगा, तो थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं करेगा क्वेश्चन, तो मुझे इतना भी एलियन कुछ नहीं सोच लेना है कि मैं क्वेश्चन की डोमेन से ही बाहर निकल जाऊं। तो एग्जाम स्पेसिफिक आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, जिस टाइप का एग्जाम है उसी टाइप की आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जब आप उस एग्जाम को दे रहे हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में सोच लोगे, अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना लोगे और फिर प्रॉब्लम के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जो एग्जाम दे रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए उतना ही आपको सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। तो ये रहा सवाल का जवाब हमारे 34। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो देखो फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस घूम के आ गया। तो क्या है सवाल, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एप्सिलॉन। अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों जो हमने पीछे किया था, और किया कैसे था, हमने P प्रोपोर्शनल T टू द क्यूब किया था, फिर PV इज इक्वल टू NRT लिखा था और फिर उससे T को रिलेट करके सॉल्व किया तो 3/2 आंसर आया था, ठीक है। तो ये वाला सवाल रिपीट हो गया है, तो ये वाला सवाल दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। और अब हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं 36 पे। अब ये एक ऐसा सवाल है, देखो द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट इन रियल गैस इज गिवन बाई P प्लस A बाई V स्क्वायर and V minus B, this will be equal to RT where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively and R is the universal gas constant. The dimensions of A by V square is similar to that of। तो यहाँ पे देखो ये सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी आ सकता है, ये सवाल यहाँ पे भी आ सकता है, इसीलिए हमने भी जब PY की इसका डिस्कशन किया है तो इसको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है, क्योंकि ये जो है एक्चुअली अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे तो ये इस चैप्टर को बिलोंग करता है, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट पूछा गया उसके हिसाब से देखो तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को बिलोंग करता है।
तो सवाल बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम करेंगे भी। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जो भी डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर का होगा, क्योंकि दो क्वांटिटीज जो ऐड की जाती हैं उनका डायमेंशन हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ ए अगर मुझे लिखना है तो दैट विल बी पी इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे लिखना है डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ बी जो होगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर, क्योंकि क्या है माइनस हो रहा है। अच्छा भाई, पूछा गया है ए बाई वी स्क्वायर, ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन। तो ए बाई वी स्क्वायर का अगर डायमेंशन पूछते हैं तो ए का डायमेंशन तो पी वी स्क्वायर के डायमेंशन के समान है, और बी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर के डायमेंशन के समान है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन किससे मैच कर जाएगा, पी से डायमेंशन मैच कर जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं थी। आप इसमें हाँ एक बात और है, कुछ बच्चे कहेंगे वो डायमेंशन सॉल्व करने लग जाएंगे, तो ऐसे नहीं करो बेटा। जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, डायमेंशन लास्ट में पुट करने की कोशिश करो। अगर आप यहीं पे डायमेंशन पुट करके और फिर सॉल्व करने स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय ले सकता था। तो इसका आंसर आ गया हमारा ए, और इसमें कुछ करना जरूरी नहीं था क्योंकि वी स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो गया, बी डायमेंशन की आंसर आ गया। अच्छा भाई, अब देखते हैं सवाल नंबर 37 क्या है। तो सवाल नंबर 37 जो है हमारे पास बच्चों, देखो क्या है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है यहाँ पे किसमें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही ज्यादा सवाल हो गया आसान, इससे आसान सवाल तो क्या ही मैं बता सकता हूँ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चा, मैंने बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन की एक बेसिक अप्रोक्सीमेशन होती है कि जो भी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास वो काइनेटिक इन नेचर ही है, क्योंकि उनका बीच में इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जब भी आप एनर्जी लिख रहे हो तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि इंटरेक्शन आइडियल गैस के अप्रोक्सीमेशन के साथ ही चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे आप काइनेटिक एनर्जी निकालो या फिर इंटरनल एनर्जी टोटल निकालो, दोनों की मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे लिखते हैं, एन सी वी डी टी, ठीक है। और टेम्परेचर दे रखा है तो यहाँ पे टी लिख दिया। तो अब क्या है, एन तो एक है ना। सीवी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन जो है हमारी, ऑक्सीजन ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का जो सीवी होता है तो एफ बाई टू इंटू आर होता है। तो एफ क्या होता है डायटोमिक का, 5 बाई टू इंटू आर एंड इंटू टी कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 मत रख देना यहाँ पे, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। मैंने फिर से बताया कि जब डिफरेंस हो रहा होगा दो टेम्परेचर्स का और दोनों टेम्परेचर्स गिवन हो तब ही डिग्री सेल्सियस और केल्विन में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स लिख रहे हो तो फर्क पड़ता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होगा, 27 प्लस 273, तो इसका मतलब 300 केल्विन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा भाई, आर की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ ये आर की वैल्यू गिवन है 8.31। आप इसको जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे सारी वैल्यूज को, आपका 6232.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से कैलकुलेशन है, देखो कुछ खास इसमें भी नहीं करना था सवाल में। आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक कौन सी गैस है, डायटोमिक कौन सी गैस है, आर की वैल्यू तो गिवन ही थी, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू गिवन ही थी। तो अगर आप टेम्परेचर लिखते समय कॉशियस हो और आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर है कि किस गैस की कितनी होती है, तो इस तरह के सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और जो सबसे बेसिक पॉइंट यही था कि चाहे आप इंटरनल एनर्जी निकालो या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर ये आ जाता है। तो बेसिकली F/2 nRT फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 1 मोल दे रखा है और गैस डायटोमिक है। गैस डायटोमिक है मतलब क्या है कि भाई वो ट्रांसलेट तो कर ही सकती है, उसके बाद रोटेट भी कर सकती है, जो मोनोटॉमिक नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, अगेन बहुत ही बेसिक सा सवाल था आपको, लेकिन बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद हैं तो इस तरह के सवालों में दिक्कत नहीं होती। अच्छा भाई 38 देखते हैं क्या। 38 हमारे पास है 0.08 kg air is heated at constant volume through 5 degree Celsius. The specific heat of air at constant volume is 0.17 kilocalorie per gram degree Celsius and J is 4.18 joule per calorie. The change in internal energy is approximately. तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है, मतलब जो आप हीट सप्लाई करोगे वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी में ही जाएगी, वर्क डन में नहीं जाएगी, ठीक है। फिर से समझो क्या बोला मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन 0 है, तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में ही जाएगी, वर्क डन में नहीं जाएगी। तो अब क्या है कि 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर चेंज किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है आपको और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है और W यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब जो भी Q की वैल्यू आप निकालोगे वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगी। जो भी आप डेल्टा Q की वैल्यू निकालोगे वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा Q की वैल्यू हम क्या करते हैं भाई, देखो हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या है MS डेल्टा T यहाँ पे कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे केल्विन पे कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, नहीं, कोई नीड नहीं है क्योंकि डिफरेंस लिखा है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू
डेल्टा यू आपको लिखना है, इंटरनल एनर्जी तो निकालना है ये बेसिकली। तो बस एम वैल्यू गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको एक ही चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि मास तो केजी में गिवन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेम्परेचर में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप ये लिख रहे हो ना बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये आपको किलो कैलोरी में गिवन है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0.17 है ना इंटू किलो कैलोरीज 10⁻³ अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो वेल कैलोरी इज 4.18 जूल, तो इसको 0.418 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आप ये बेसिक से चीज याद रख लेते हो तो बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो 284 इसका आंसर आ जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी सी दिखेगी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया, M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ना, उसके बाद आपके पास जो S की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाता है। तो अगेन बहुत ही बेसिक सा सवाल था है ना, आपको बस इतना ध्यान देना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट इन जनरल क्या गिवन है, और आप अगर उसको चेंज करते हो तो आप किस किस तरह से उसको चेंज कर सकते हो। तो ये था सवाल नंबर 38। अब हम लास्ट सवाल पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट सवाल है इस पीवाईक्यू सेशन का, वो है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 जो है हमारे पास सवाल लास्ट, वो क्या है देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। तो आखिरी सवाल है लेकिन है बेसिक, क्या गिवन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज दिस। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये जा रहा है भाई कि ये बता दो दोस्त कि टेम्परेचर क्या होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन है और टेम्परेचर क्या होगा ये हमसे पूछा गया। अब आपको पता है कि मोनोटॉमिक गैस में एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो फटाफट से देख ही लेते हैं इसको, क्या ही सॉल्व करोगे। तो मोनोटॉमिक गैस में अगर लिखते हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और हर एक का कितना होता है, हाफ kT होता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हर एक का हाफ kT है, तो 3 × 2 kBT ये आपका वैल्यू एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आ गया। अब जैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, टी आपको निकालना है, बाकी सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। खाली एक ही चीज का ध्यान देना है कि जब आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपको एनर्जी गिवन है 414, जो एनर्जी गिवन है वो आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है आपको। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी अगर दी हुई है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस इतना सा ही इसमें ट्रिक था, बाकी क्वेश्चन पूरा बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं करना था एज सच। तो ओवरऑल फाइनल पॉइंट्स ये हैं बच्चों कि इस चैप्टर में अगर आपको एस करना है ना, अगर आपको इस चैप्टर में एस करना है तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपके पास बेसिक फॉर्मूलेज का जो लिस्ट है वो रेडी होना चाहिए, वो मेमोराइज होने चाहिए। क्वेश्चंस बेसिक ही आ रहे हैं है ना, ग्राफ के क्वेश्चंस और प्रोसेस इक्वेशन अगर कुछ आर्बिट्ररी दी हुई है, ये दोनों क्वेश्चन कैटेगरीज है जिन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कैटेगरीज है इनमें थोड़ा सा अलग हो जाता है सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत बेसिक कैटेगरी के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो उसी के साथ इनलाइन होनी चाहिए, ताकि जब पेपर में सवाल आए तो हम उस सवाल को कर पाएं और लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कर पाएं, क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस देख रखे हैं। आप अपने प्रिपरेशन डन तब समझिए जब आप क्वेश्चन को देख के प्रेडिक्ट कर पाएं कि हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह दिखेगा। अब वो एक बार सॉल्व करने से नहीं आएगा और एक बार देखने से भी नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आपने एक बार अभी देखा है ना, इसके बाद क्या है आप इसको एक बार एग्जाम के पहले भी देख के जाएंगे, ताकि आपको 2 बार देखी हुई चीज़ रहती है, तो इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार इस टाइप का सवाल जो है वो इस तरह से सॉल्व हो सकता था, और फिर फटाफट आप उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है पीवाईक्यूज का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, वो यहीं पे हम एंड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।